हेलो हेलो। ठीक है, हमने फर्स्ट डे देखा था फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन सी फाइल कैसे चलती है। सब फर्स्ट डे सबसे पहले तो रिएक्ट की इंस्टॉलेशन और आपको ऐप लोड करना बताई थी और बताया था ऐप के अंदर आप किस तरीके से काम करोगे। सेकंड डे जो मैंने आपको काम बताया था, मैंने बताया था हमारे पास दो मेन फाइल्स होती हैं, दो पहले तो मेन फोल्डर होते हैं, एक पब्लिक का एक सोर्स का। ठीक है, इसके अलावा नोड को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये दो फोल्डर है जहां हमने कुछ काम करना होता है। इसके अलावा ये जो चीजें हैं पैकेज लॉग जेसन, या मैं बोल दूं पैकेज जेसन की जो फाइल है मेरे पास, दो फाइल्स मेरे पास ये होती हैं और एक नोड मॉड्यूल की होती है। क्या क्या मॉड्यूल डाउनलोड होने वो पैकेज लॉग और पैकेज जेसन की फाइल बनाता है। जब भी हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, अपने पास क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन आता है। ये क्यों सबसे पहले आते हैं? रिएक्ट सबसे पहले डाउनलोड इनको करके देता है। इसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट जो जो चीजें रिएक्ट को रिक्वायर्ड होती हैं वो रिएक्ट मॉड्यूल उनके डाउनलोड कर लेता है। समझ आई बात यहां तक? यही मैंने चीज बताई थी आपको। फिर मेन फोल्डर हमने जिन पर काम करना होता है, ऐसे दो फोल्डर्स होते हैं हमारे पास, वो है एक पब्लिक का और एक सोर्स का। ये जो मेरे पास पब्लिक का फोल्डर होता है, पब्लिक का जो फोल्डर होता है मेरे पास, इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी हमारी HTML की फाइल है, कौन सी फाइल? HTML। हमारी जितनी भी HTML की फाइल्स हैं वो हमारे इस पब्लिक वाले फोल्डर में होती हैं। भाई HTML रिलेटेड इंडेक्स की फाइल होती है सबसे मेजर, तो वो यहाँ पर होती है। हमारा कोई फेव आइकन है वो यहाँ पर होगा, ये हमारे पास इंडेक्स के अंदर होती है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। और हमने देखा है कि पब्लिक की ही फाइल है जो हमें एक्चुअल में डिस्प्ले पर कुछ दिखाती है। अगर ये index.html की फाइल ना हो तो ब्राउजर पे कुछ नहीं शो होगा। दूसरी फाइल मेरे पास है जो इंपॉर्टेंट, वो है index.js। हमने देखा था अगर मैं index.html और index.js ये दो फाइलों में से कोई भी फोल्डर में मिसिंग है, चाहे खाली पड़ी है लेकिन होनी चाहिए, index.js और index.html, और index.html पब्लिक के ही फोल्डर में और index.js सोर्स के ही फोल्डर में। हालांकि ये दोनों ना आपस में कनेक्टेड हुई भी होंगी बज़ाहिर हमारे सामने, ना कुछ, बस खाली पड़ी है तब भी npm स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर खाली फाइल को आप डिलीट मार दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर कोड के अंदर जब मॉड्यूल हम स्टार्ट करते हैं तो मॉड्यूल में कंडीशन लगी हुई है कि भाई आपने तभी रन होना है जब इंडेक्स की फाइल और index.html और js की फाइल मौजूद है। तो मेन काम हमारे पास ये, अगर हम बनाना चाहें अपनी पूरी ऐप इसी फाइल के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि इसमें सिंगल लाइन में हम कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब अगर ये सब ना लिखूं, ऐसे कर दूं H1 और यहां हेलो लिखूं और यहां आकर अब H2 नहीं बना सकता, मैं यू नहीं बना सकता। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट एक किसी टैग के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर रैप करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था दो तीन एलिमेंट। एक एलिमेंट बताया था क्या कि इसको खाली रैप कर दो। दूसरा है एलिमेंट कि भाई रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में कर दो। तीसरा एलिमेंट क्या था? हाँ, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, इसके अंदर आप कर दो। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे पास नल खाली जो सेट हम बना रहे होते हैं ना, एक खाली टैग बनाते हैं, वैसे काम कर रहा होता है। दूसरा रिस्ट्रिक्ट मोड क्या करता है? ये हमें हमारे कोड को हमें बताता है हम जो एरर्स वगैरह में मिस्टेक करें। जैसे मैंने आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट में भी आप यूज स्ट्रिक्ट अगर लगा दें, तो अगर आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज करने में दो चीजें होती हैं वेरिएबल को। क्या क्या चीजें होती हैं? एक डिक्लेरेशन, दूसरी असाइनमेंट। अगर आपने वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी, डिक्लेयर नहीं किया, जावास्क्रिप्ट चला देगा। लेकिन अगर उस पर यूज स्ट्रिक्ट लगा हुआ है तो वो एरर भी डिस्प्ले करेगा, साथ में वार्निंग्स देना शुरू करेगा। तो रिएक्ट भी यही काम करता है कि अगर इस तरह का कोई भी मसला है तो एटलीस्ट वार्निंग दे, इसलिए वो ये हमें दिखा रहा होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इसी के अंदर सारा काम करेंगे तो फायदा कुछ नहीं है। ये तो वही काम हो गया भाई, इसके अंदर भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, इतना लंबा पेज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को तोड़ना सीखते हैं, हिस्सों में बनाना सीखते हैं। हम कहते हैं भाई ये पोर्शन अलग कर दो। देखो इसकी सिंपल सी मिसाल, ये इंस्टीट्यूट है, ये क्लासरूम है, साथ एक ऑफिस है, ये साथ एक ऑफिस है,
ऐसे बना हुआ है, सामने एक ऑफिस बना हुआ है, यहाँ टेबल है, ये दीवारें लगाई हुई हैं, कंपोनेंट्स बनाए हुए, अलग अलग पोर्शन बनाए हुए, एरिया तो पूरा एक ही है ना, बीच से सब दीवारें तोड़ दें तो कैसा अजीब सा लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगी क्या घिचमिच लग रही है। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, वहाँ ऑफिस में कोई बैठा हुआ है, यहाँ इसी तरीके से घिचमिच हो जाती है हमारे कोड के अंदर जब हम कंपोनेंट्स में। तो कंपोनेंट क्या करते हैं, हमारे कोड को स्ट्रक्चर देते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं कि भाई आपने किस तरीके से इसको रखना है। सेम चीज मैंने आपको बताया, सबसे पहला फंक्शन जिसपे हमारी ऐप रन होती है कंपोनेंट फंक्शंस पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, क्लास कंपोनेंट जो कि पुरानी थ्योरी थी, पहले हम इसको यूज करते थे, आज के दौर में सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट यूज होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था फंक्शनल कंपोनेंट में कितने किस्म के यूज करते हैं हम, दो किस्म के, क्या क्या, नॉर्मल फंक्शन आप यूज कर सकते हो या फिर हाँ। फिर मैंने इसी के साथ जब फंक्शन बनाया, इससे पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि किसी चीज को इंपोर्ट करके देन उसको क्या करना, एक्सपोर्ट करके देन उसको इंपोर्ट करो। एक्सपोर्ट जिस फाइल से आप भेजना चाहते हो उससे एक्सपोर्ट होगा, जिस फाइल में लाना चाहते हो वहां पर क्या होगा, इंपोर्ट होगा। अगर फाइल एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो इंपोर्ट हो ही नहीं सकती है, ये बात याद रखना। क्योंकि जी CSS की फाइल नहीं, JS की फाइल की सिर्फ बात हो रही है, कंपोनेंट्स की बात हो रही है। CSS की फाइल कंपोनेंट नहीं कहलाती। CSS जी हाँ बेशक हो, सब में दोनों में जी हाँ हाँ। तो मसला ये है कि वो कंपोनेंट भी घूम फिर के उसमें पास तो हो रहा है ना, कंपोनेंट कनेक्ट हो गया, JS की फाइल कनेक्ट है। आप यही काम HTML में भी करो, एक स्टाइल की फाइल बनाओ, एक HTML बनाओ, स्क्रिप्ट बनी हुई है, दूसरी स्क्रिप्ट को भी इंपोर्ट करा दो, वहां H1 को टैग को कॉल करो, उस पर भी लग जाएगा। क्योंकि मसला ये CSS स्क्रिप्ट से कनेक्ट हो गया, अब स्क्रिप्ट से तो सारे कनेक्ट है, सारे ये सब फंक्शन एक जगह अटैच हो। हाँ एक फंक्शन अलग से बना दो, उसको आप रन ना करो, अब जाहिर सी बात है उसको इंपोर्ट करोगे, यहाँ लाओगे तो यहाँ तो H1 पे ऑलरेडी कोई चीज लगी हुई है, तो मैनुअल आप जिस चीज पर H1 पे या किसी भी टैग पर लगाओगे तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी। अच्छा ये चीज हमने देखी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी होता है और बगैर डिफॉल्ट के भी होता है। डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस था भाई, ये है नहीं, ले जाओ भाई ये भी ले जाओ। डिफॉल्ट के अंदर आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हो तो वहां इंपोर्ट करने वाला जब भी उस फंक्शन को इंपोर्ट करेगा या किसी वेरिएबल को इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट करने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे कि उस फाइल से ये ले आओ, तो वहां पर पक्का पता है कि यही चीज जानी है, एक्सपोर्ट को पता है भाई यही चीज जानी है। लेकिन जब किसी चीज को खास नाम दे दोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना हो, तो विदाउट उस नेम के वो नहीं आने वाला। जो आपने फंक्शन को नेम दिया है, जो चीज एक्सपोर्ट की है वही चलेगी। ये चीज हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट देखी थी। दूसरा हमने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट को रिएक्ट के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं। हमने देखा था कि रिटर्न का जो मेथड है, अच्छा हमने रेंडर भी पढ़ा था। रेंडर शो करवाने का काम होता है, रेंडर सिर्फ हम अपनी ऐप में कहाँ चलाते हैं, इंडेक्स की मेन फाइल में, ठीक है, जहां हमें रेंडर करवाना होता है। हम यहाँ रेंडर करवाना चाहते हैं सब कुछ तो वहां रेंडर करवाते हैं। अच्छा अब ये जो मैंने दिखाया था आपको कि HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख के दिखाया था 2+3, अगर नॉर्मल लिखता हूँ 2+3 वो वैसे ही आएगा, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग के तौर, अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट के कोड की तरह लिखना चाहूँ, मतलब करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रेसेस में, जैसे यहाँ पर आ जाऊं और मैं लिख दूं अगर H1 और इंटर कर देता हूं, ये मैंने यहाँ लिख दिया 2+3, जैसे लास्ट टाइम आपको दिखाया था, तो यहाँ आने के बाद 2+3 ऐसे आएगा। लेकिन अगर इसी 2+3 को मैं यूं लिखूं 2+3, क्योंकि करली ब्रेसेस का मतलब है मैं क्या लिखने वाला हूं, जावा स्क्रिप्ट की। अच्छा ये करली ब्रेसेस क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करता है ये जावा स्क्रिप्ट उठाएगा, जस्ट एक्सप्रेशन उठाएगा जावा स्क्रिप्ट के। ये कोई भी इफ की कंडीशन, फॉर लूप आप नहीं चला सकते, क्योंकि ये एक्सप्रेशन चलाने के लिए। अब जो जो चीज हमारे पास एक्सप्रेशंस में है, यानी कि जहां पर जिसपे के थ्रू रिजल्ट आना है, डायरेक्ट रिजल्ट आना है, वो चीज यहाँ अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज कोई और कोई चीज अप्लाई नहीं हो सकती। हाँ हम क्या
स्ट्रिंग तो ऑलरेडी चलाएगा, स्ट्रिंग को तो आपको जरूरत नहीं है ना, वेरिएबल है स्ट्रिंग, तो कोई भी चलाओ आप। हाँ नहीं, इफ एल्स नहीं, यहां पर हम चलाएंगे टर्नरी ऑपरेटर। मैं बताऊंगा अभी आगे, हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। आज प्रॉप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर 2-4 चीजें हैं वो देखेंगे। हाँ नहीं, इसके अंदर नहीं लगाएंगे, फिर हम उसको रिटर्न से ऊपर लगाएंगे। बताऊंगा सारी डिटेल में चीजें बताऊंगा किस तरीके से चल रही है। आज जो हमने चीज देखनी है यहाँ पर वो है मेरे पास प्रॉप्स। क्या देखना है हमने? प्रॉप्स पढ़ना है। प्रॉप्स हमारे पास मेजर चीज है। मैं आऊंगा यहाँ पर बैठूंगा, कोड आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बस कोड पे तवज्जो दें। प्रॉप्स बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रॉप्स इतने ज्यादा यूज होंगे। प्रॉप्स ये वर्ड निकला है असल में प्रॉपर्टी से। किससे निकला है? प्रॉपर्टी से। प्रॉप्स एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। क्या किया जाता है? एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट को रिएक्ट के अंदर। अब देते हैं, और अगर मैं यहां पर भी आ जाऊं आपको दिखाऊं W3 स्कूल पर, या प्रॉप्स इन रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट में भी प्रॉप्स बता रहा है, W3 स्कूल पे बताएगा। रिएक्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा न्यू विंडो कर दिया मैंने, न्यू टैब करना था। प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट। प्रॉप्स आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब हम किसी फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं, उस पैरामीटर के बदले जब हम उसको कोई वैल्यू दे रहे होते हैं, वो मेरे पास क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यानी कि अब ये जो पैरामीटर है, जो आर्ग्यूमेंट से पहले पैरामीटर, पैरामीटर असल में वेरिएबल होता है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं कहां पर? फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर। और आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन की, वो वेरिएबल की वैल्यू है जो हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं। ठीक है भाई, जैसे a इक्वल्स टू 10 लिखा, a इक्वल्स टू 10 लिखा, a क्या हो गया? वेरिएबल, और 10 क्या हो गया? उसकी वैल्यू। अब यही काम मैं फंक्शन के थ्रू करना चाहता हूं, तो फंक्शन में जब मैं पैरेंथेसिस देके a लिखूंगा, फंक्शन डिक्लेयर किया, जब मैंने इनिशियलाइज किया फंक्शन, जब फंक्शन बनाया, तब मैंने जब a लिखा तो वो a क्या था? आर्ग्यूमेंट, नहीं सॉरी पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर था। और जब मैंने उसको नीचे जाकर कॉल किया और फंक्शन को कॉल करते हुए उसकी वैल्यू उस पैरेंथेसिस में दी, वो मेरे पास क्या है? आर्ग्यूमेंट है, कि भाई उस पैरामीटर की ये वैल्यू जा रही है। ठीक है, यही काम हम करेंगे यहां पर। प्रॉप्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, अगर प्रॉप्स आर पास टू कंपोनेंट्स विया HTML एट्रीब्यूट, प्रॉप्स पास किए जाते हैं ऐसे जैसे HTML। देखो जब भी किसी कंपोनेंट को पहले तो एक बात है कि कंपोनेंट पास कैसे करते हैं हम। ये सारी चीजें हटा दूं मैं, ये खाली कर दूं, सॉरी, और ये हिस्सा मिटा दूं, नेम डॉट रिजल्ट मिटा दूं। अच्छा, अब यहां पर मैं एक चीज देखता हूं कि भाई, और मैं इसको JSX कर दूं। हाँ JSX ही है। अब मैंने यहां पर एक चीज देखी है कि भाई जो मैं कंपोनेंट यहां लाना चाहता हूं, बिलफर्ज एक कंपोनेंट बनाता हूं और नाम दूंगा इसको चाइल्ड डॉट JSX। मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसको मैंने नाम दिया चाइल्ड डॉट JSX। भाई JSX नाम देकर मैं इस चाइल्ड को, कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं। किस तरीके से ये काम करेगा ये चीज हमने देखनी है। मैं यहां पर आता हूं और इसके लिए RAFC एरो फंक्शन कॉल कर लेता हूं। आ गया, यहां लिख देता हूं बिलफर्ज H1 हेलो। और ये बात भी हमें पता है, JSX देने से फायदा ये होता है कि हम जब H1 लिख के एंटर मारते हैं वो चीज पूरी हमें मिल जाती है एज HTML टैग, वरना अगर JS लिखूं तो ये काम नहीं होगा। अब यहां आकर मैं इसी को चलाना चाहता हूं, उस कंपोनेंट को यहां प्रिंट कराना चाहता हूं ऐप में, तो किस तरीके से होगा भाई? चाइल्ड और ऐसे स्लैश लगा के इसको बंद कर दूं मैं, ये मेरे पास कॉल हो गया। अब ये चाइल्ड क्या था? ये चाइल्ड क्या चीज है? यहां पे क्या है? एक फंक्शन है। जब उस फंक्शन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया, रिएक्ट के अंदर उस फंक्शन को लाया गया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, तो वो कंपोनेंट बन गया। क्या बन गया? कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट को हम जब भी कॉल करते हैं या पास करवाते हैं, तो फंक्शन को तो ऐसे पास हो नहीं, फंक्शन को तो ऐसे करवाना चाहिए था। कैसे करवाना चाहिए था? CHILD ऐसे होता ना,
फंक्शन को तो हम ऐसे कॉल करते हैं, लेकिन कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हैं? ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे। और दूसरा तरीका इसका क्या था? दूसरा तरीका क्या था? ऐसे मैं इसको कॉल कर सकता हूं। अगर ऐसे कॉल करूं तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं दे रहा। यहां पर मैंने ऐसे कुछ करवाया था करके, फंक्शन कॉल किया नहीं, क्योंकि एक फंक्शन है जिसको इंपोर्ट करवाया और यहां ऐसे लिख दिया। ये चीज आपको बताई थी कि क्योंकि अब यहां पर ये ऐसे क्यों काम किया भाई? यहां जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं ना भाई, जावास्क्रिप्ट मैंने देखा था बटन में भी, जब मैं लिख रहा था ऑन क्लिक पे इस तरीके से, तो मैंने ये हटा दिया था ऑन क्लिक पे, क्योंकि मुझे पता था जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई फंक्शन लिखा है और उसके आगे पैरेंथेसिस लगाओ, क्या हो जाता है? वो कॉल हो जाता है, फौरन चल जाता है फंक्शन। यही चीज मुझे ये फंक्शन रेंडर करवाना था, तो मैंने रेंडर कराने के लिए इस फंक्शन को सीधा चला लिया यहां पर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? समझ आई है ये बात या नहीं आई? आ गई ना बात? समझ आ गई? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे नहीं चलाना चाहूं, मैं इसको ऑन क्लिक पे चलाऊं, क्या ये फंक्शन ऑन क्लिक पे भी चलेगा? कैसे चलेगा? ये चीज भी अभी आपने देखनी है, एक चीज करनी है आपने। ठीक है, सेम फंक्शन को एक बटन बना के आपने क्लिक करके चलाना, ये आपका टास्क है। अच्छा, अब यहां पर आता हूं, इसको हम रिएक्ट में ऐसे नहीं चलाते, हम रिएक्ट में इसको कैसे चलाते हैं? ऐसे करके, ताकि हमें पता चले हम नॉर्मल HTML लिख रहे हैं, सिंपल HTML की तरह इसको चलाएं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहां पर जब इस तरह इसको बुलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, अब क्लास कंपोनेंट होता है उसको भी ऐसे ही कॉल करते, और ये कंपोनेंट है फंक्शन, तो इसको भी ऐसे ही कॉल करेंगे। ये आ गया। अब यहां पर एक चीज है जिसको मैं देखता हूं, यहां तक तो सब पुराना था, जो मैंने रिवीजन दे दिया, आपको बात समझ आ गई होगी। यही चीज मैं यहां पर आता हूं कंसोल पे, और इधर भी कुछ लिख देता हूं। अच्छा, एक और मजे की बात, ये भी कॉपी करूं, इस फंक्शन को मैं 10 बार प्रिंट करूं तो 10 बार हेलो लिखा हुआ आएगा। वालेकुम सलाम। यानी कि इस फंक्शन में जितना कुछ है, अगर इस फंक्शन के अंदर मैं पूरी एक वेबसाइट बना दूं यहां पे, और 5 दफा प्रिंट करूं, तो मतलब वो 5 दफा वेबसाइट प्रिंट हो जाएगी, है या नहीं? सिर्फ इतनी सी चीज के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर ये अभी फिलहाल ये कोड है ना भाई, इसमें मैं 50 इमेजेस डाल दूं तो क्या होगा? वो 50 इमेजेस रेंडर हो जाएंगी। यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, यहां तक हमें बात समझ आ गई। अच्छा, अब जैसे ये चाइल्ड काम कर रहा है, मैंने देखा भाई यहां से कोई भी चीज है, मैं यहां पर आता हूं, पहले इसके साथ एक H1 भी लिख देता हूं, डिव बना के, डिव और H1 दिस इज ऐप। ठीक है भाई, दिस इज ऐप लिख दिया, और लिख देता हूं दिस इज चाइल्ड, और ऐप के बजाय चलो ऐप ही रख देता हूं, चाइल्ड। और ये ऐप है मेरी, और ये कहां से आ रहा है? चाइल्ड के थ्रू आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, कंसोल पर आता हूं। मैं कंसोल पर आने के बाद एक काम करूंगा कि कुछ प्रिंट कराता हूं, console.log, और लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। सेव कराता हूं, इंस्पेक्ट पे जाता हूं, जरा देखता हूं कंसोल पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां जो जावास्क्रिप्ट भी लिख रहा हूं वो भी चल रही है, और क्योंकि ये सब एक फंक्शन में है भाई, इस फंक्शन के अंदर जो कुछ है सब चलेगा। ऐसा ही है? ठीक है। अब मैं एक चीज पास कराता हूं यहां पर, फंक्शन के अंदर मुझे क्या पास कराना होता है? क्या पास कराना होता है? पैरामीटर में एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं 10। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या आ गया भाई? ये तो एरर देना शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि क्या पास करवा रहा हूं मैं यहाँ पे? अभी आर्ग्यूमेंट नहीं, यहाँ पैरामीटर पास कराऊंगा, यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं पास। मैं अगर यहाँ लिख दूं ए लिख दूं बिलफर्स, सिंपली ऐसे ए लिख देता हूं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ही काम लिख रहा हूं, ए लिख देता हूं। अब यहाँ आता हूं, पहले मैं सॉरी, ये मैंने यहाँ लिख दिया ऐप में, मैं चाइल्ड में ये काम कर रहा हूं, चाइल्ड में मैं लिखा ए लिख दिया, और यहाँ पे क्या करना है मैं बोल देता हूं console.log और ए। सेव किया, ए पे क्या प्रिंट कराएगा वो देख ले जाके, क्या प्रिंट करा रहा है? उस कंसोल ओपन ही है, क्या प्रिंट करा रहा है? कुछ भी तो नहीं आ रहा भाई। हाँ, फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो, एक ऑब्जेक्ट उठा के दे रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। छोड़ो, हमें क्या मतलब, हम नीचे आते हैं, यहां मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं ऐसे।
बोलता हूं भाई आपको ऐसे कॉल करता हूं, क्या था, चाइल्ड था, और ऐसे करके लिख देता हूं 10, सेव करता हूं, यहां आता हूं, क्या लिखा हुआ आ गया 10। अच्छा ये अभी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे 2 दफा क्यों आता है, ठीक है, इसको हम यहाँ होल्ड करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने ये देखा कि जब मैंने इस चाइल्ड को यहाँ पे कॉल किया तो चाइल्ड रन हो गया, ठीक है, चाइल्ड मेरे सामने आ गया और ऐसे चल रहा है। ये क्या काम किया, अभी पैरामीटर दिया और आर्ग्यूमेंट। अच्छा ऐसे कितने आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं भाई, पैरामीटर कितने दे सकता हूं, ए बी सी ऐसे दे सकता हूं, प्लस ए बी प्लस सी, ठीक है। ये सेव किया, यहां आता हूं और अगर ऐसे वैल्यू पास करूं 10, कॉमा लगा के पास करूंगा 20, फिर क्या करूंगा 30, ये पास कर देता हूं। अब जाके देखता हूं मैं 60, प्रॉपर काम कर रहा है कोड, देखो मेरा प्रॉपर, मैंने अभी रिफ्रेश किया है, ठीक है, देखो रिफ्रेश नहीं हो रहा था, मेरा कोड अपनी जगह था जब सेव करता था। क्या, हाँ दैट्स द पॉइंट। अभी हमने सिर्फ इसको ये देख लिया, आर्ग्यूमेंट ऐसे पास करना, कैसे पास करना, ऐसे, लेकिन रिएक्ट में हम ऐसे नहीं पास करते। ये आपको पूरा जावास्क्रिप्ट और उसके अंदर बता रहा हूं कि ये बहुत लंबा काम हो जाता है। हम एक काम करते हैं, यहां पर एक चीज है, अजान हो जाए फिर करते हैं, और बस ये थोड़ी सी बात समझा दूं, फिर हम 10 मिनट बाद नमाज पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि चाइल्ड कंपोनेंट में किस तरीके से, यहां अब एक चीज में पास करने वाला हूं, वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स नाम है, ठीक है, इसका नाम है। अच्छा जैसे ये कंपोनेंट सेलेक्ट करूंगा ऐसे देगा, आपने जस्ट प्रॉप्स लिखना है फिलहाल। ये दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आगे ये भी है, इनको बाद में देखेंगे, जस्ट अभी प्रॉप्स को समझते हैं। प्रॉप्स आया, मैंने इसको प्रॉप्स को स्टॉप किया, यहां आता हूं, अभी कुछ नहीं करने की जरूरत मुझे, यहां आने के बाद यहां मैं प्रॉप्स को प्रिंट करवा देता हूं। कंसोल पे क्या प्रिंट हो रहा है, अच्छा यहां आने के बाद भाई कंपोनेंट चलाना पड़ेगा, अब जैसे मर्जी है चलाओ। रिएक्ट है तो किस तरह से चलाएंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर, वरना अगर जावास्क्रिप्ट में, चलो पहले जावास्क्रिप्ट को समझ लेते, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे चलाता। चाइल्ड करता ऐसे और यहां लिख देता, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट पास कर देता 10, सेव कर देता और यहां आता कंसोल पे तो 10 आ जाता। देखो अभी भी चल रहा है 10, अभी भी पास हो रहा है ना, अभी भी पास हो रहा है। मैं प्रॉप्स प्रिंट करवा रहा हूं, जो भी चीज प्रिंट करवा रहा हूं वो इजीली यहां पर क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। अच्छा अब मैं आ जाऊं, अगर यहां इसको खाली नल छोड़ देता हूं जैसे पहले छोड़ा था, अब क्या आएगा, अनडिफाइंड। अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, इसको भी हटाता हूं, मैं इसको इस तरह लाता हूं, चाइल्ड को यूं स्लैश और ये बंद कर देता हूं। अब ये कैसे आ रहा है, एज अ रिएक्ट कंपोनेंट। अब इस चीज को गौर से समझना आपने कि अब हम इसके थ्रू काम करेंगे। बस जावास्क्रिप्ट वाला कोड मैंने देख लिया कैसे था, फंक्शन कैसे कॉल हो रहा था नॉर्मल, लेकिन हमने काम ऐसे करना है। मैं इसको सेव करके यहां आता हूं, देखता हूं ये क्या आ रहा है, ऊपर तो अनडिफाइंड था, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 नहीं, एक ही समझो आप इसको, अभी फिलहाल एक ऑब्जेक्ट है बस, ठीक है, एक ही चीज है ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, क्यों बाद में देखेंगे। अभी एक दफा ये प्रिंट हो रहा है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब प्रॉप्स के लिए मैंने यहां वर्ड बताया था, यहां एक ये आ गया, और गूगल जीमेल क्यों आ गया भाई, प्रॉप्स इन जावास्क्रिप्ट रिएक्ट था। प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास्ड एज पास्ड इनटू अ रिएक्ट कंपोनेंट, पहली चीज हो गई। दूसरा वाला क्या है, प्रॉप्स आर पास्ड टू कंपोनेंट्स विया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, हाँ, यानी कि किसी टैग के अंदर, HTML के किसी एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर, या सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो सिंगल टैग है, उस टैग के अंदर हम कुछ लिखते हैं और उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं और उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो क्या बन जाता है, प्रॉप्स। अब एक काम करते हैं, यहां आते हैं, यहां पर आता हूं। अब यही चीज आपने समझ ली, आपको पता चल गया किस तरीके से। अब यहां आने के बाद मुझे यहां पे कोई वैल्यू पास करनी है, मैं लिखता हूं HEADING हेडिंग बराबर है
दिस इज, और दिस इज क्या है भाई ये, और दिस इज चाइल्ड। सेव करता हूं जरा, अब यहां आता हूं, चेक करता हूं क्या आया, क्या आया यहां पर, दिस इज हेडिंग आ गया, सॉरी दिस इज चाइल्ड, जो भी मैंने दिया हुआ है चाइल्ड आके प्रॉप्स के अंदर सेव हो गया। अब इस प्रोसेस को समझो, फिर हम इसको डॉम पे लेकर आते हैं। मैंने प्रॉप्स को एज अ आर्ग्यूमेंट, अब ये प्रॉप्स खुद एक प्रॉपर वर्ड है, ये ऐसा नहीं है कोई वेरिएबल दिया है मैंने, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पर जब मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूं, आपने देखा है जब रिएक्ट के कंपोनेंट के तौर पे पास करता हूं तो वो एज अ ऑब्जेक्ट जाता है। कैसे जाता है? एज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन जब फंक्शन के तौर पे पास करता हूं तो सिंपल एक वेरिएबल जाता है। ऐसा ही हो रहा है ना। अब देखो फंक्शन था, फंक्शन में खाली छोड़ा क्या आया? अनडिफाइंड। लेकिन यहां खाली छोड़ा क्या आया? नल ऑब्जेक्ट। ऐसा ही था कंपोनेंट के अंदर जब मैंने, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई। कोई हेडिंग हो सकती है, किसी चीज का नाम हो सकता है, एज हो सकती है, कुछ भी मल्टीपल चीजें हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है। यही चीज अगर मैं यहां पर आ जाऊं, जैसे मैंने प्रॉप्स यहां पर पास किया है, प्रॉप्स को, अच्छा अब देखो प्रॉप्स मौजूद ये यहां पर है फंक्शन, इसको वैल्यू यहां से दे रहा हूं, इस कंपोनेंट से दे रहा हूं मैं। हाँ, हेडिंग की मर्जी, आप कुछ भी लिख दो, आप लिख दो फिलाना ढिमकाना, कुछ भी लगाओ, ये एट्रीब्यूट के तौर पे चल रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रिंट हो रहा है। देखो पहले उसमें क्या सेव हुआ था? हेडिंग। अब क्या सेव हुआ है? कुछ भी के नाम से। कुछ भी क्या है? की है, और इस की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर होते ही क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें वो की होती है, और हर की क्या होती है? कोई वैल्यू होती है। ये की के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रही है। अच्छा अब इसको देखो, मुझे यहां प्रिंट करवाना है, डॉम पे कैसे प्रिंट होगा ये, इसको हम देखते हैं। अच्छा इससे पहले एक और चीज भी कि ये ऑब्जेक्ट क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये क्या क्या वैल्यूज लेगा। अगर मैं आ जाऊं, मैं इसको नंबर देना चाहता हूं 12, एरर दे रहा है। अब अगर अच्छा सॉरी अगर ऐसे लिख दूं तो प्रॉब्लम है, 12 चल गया, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, वो समझेगा ही नहीं है क्या करना है। तो जब मुझे इसको नंबर बताना है तो इसके लिए, क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूं? जावास्क्रिप्ट, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मैं इसको ऐसे लिखा, मैं लिख देता हूं 12, ठीक है। सेव करता हूं और यहां आता हूं और देख देता हूं 12 चल गया मेरे पास। बात समझ आई? यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा अब यहां पर आता हूं, तो अब गुड प्रैक्टिस यही है। अब मैं यहां क्या और पास कर सकता हूं? मैं ट्रू फॉल पास कर सकता हूं, बुलियन यानी कि जो होता है वो ट्रू है इसके अंदर। अब इस ट्रू से मैं काफी फायदा उठा सकता हूं, मैं ये भी काम ले सकता हूं, वो भी, मल्टीपल काम ले सकता हूं। अब वो मेरी मर्जी है, मैं आगे जाके देखना किस तरीके से इससे काम लूंगा। तो अब यहां तो हमने देख लिया ट्रू भी चल रहा है, बुलियन, तो जितने नंबर, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर वो, ये प्रॉप्स क्या चीज है अभी देखा हमने, प्रॉप्स क्या है? खुद क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन कौन सी डेटा टाइप्स लेता है? ऑब्जेक्ट कौन सी डेटा टाइप लेता है? कोई भी। आप स्ट्रिंग दे दो वो भी उठा लेगा, उसमें आप नंबर दे दो वो भी, भाई यहां तक कि वो फंक्शन भी उठा लेता है। हमने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी रखे, हाँ, मल्टीपल चीजें, यानी कि ये यहां पर उठा सकता है। तो यही काम इसके लिए भी है। इसको मैं ऐसे रख सकता हूं, मैंने यहां पर कोई वैल्यू दे दी। अब मैं आता हूं यहां पर और इसको प्रॉपर नाम दे देता हूं, हेडिंग, या सिंपल बोल देता हूं टाइटल। ये इस पेज का टाइटल हो गया। और स्ट्रिंग को भी इसके अंदर लिख दूं, ये गुड प्रैक्टिस है। अगर स्ट्रिंग को इसके बगैर भी लिखूं, जैसे ये रहा, ऐसे लिख दूं, दिस इज हेडिंग, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, स्ट्रिंग चल जाएगा। क्योंकि वजह ये है, ये कोड में कहां लिख रहा हूं? ये नहीं, ये अभी कहां लिख रहा हूं? ये क्या है? ये HTML है। और HTML हमें एक ही चीज जानते हैं, क्या समझता है? अगर मैं यहां भी लिख देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है? ये जो भी लिखा है, दिस इज ऐप फलाना ढिमकाना, जितना भी टेक्स्ट है ये सब क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है ना भाई, ये सारा टेक्स्ट मेरे सामने क्या है? स्ट्रिंग है। तो HTML सिर्फ एक ही डेटा टाइप है जिसको पहचानता है। यहां हमें एक चीज पता चली कि HTML सिर्फ एक ही डेटा टाइप को पहचानता है। वो कौन सी डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। बस HTML को स्ट्रिंग के अलावा कुछ नहीं पता। आप HTML में लिखोगे 2 + 2, वो क्या करेगा?
दिखा देगा, प्लस नहीं करेगा। आप कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग ले आएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग ही दिखाएगा ना, वो उसको नंबर पता है ना उसको ट्रू फॉल्स। ट्रू लिख दो वो ट्रू प्रिंट करा देगा, बोलेगा ट्रू है, बस वर्ड है, कोई स्ट्रिंग दे दिया। तो HTML जस्ट स्ट्रिंग उठाता है। तो गुड प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप यहां पर क्या करो, करली ब्रेसेस में रख दो, ताकि जो काम मेजॉरिटी के लिए यूज होगा, अब आपको आदत पड़ जाएगी, आपने स्ट्रिंग लिखना है तब भी इसमें लिखो, नंबर लिखना है तब भी इसमें लिखो, बुलियन लिखना है तब भी इसमें लिखो। जो भी डेटा टाइप आपने यहां पर लिखनी है, आप सब की सब क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो, सिंपल। यहां तक बात समझ आ गई। अब मैं यहां पर आता हूं, दिस इज हेडिंग हो गया, टाइटल। इस टाइटल को मुझे यहां नहीं चाहिए, ये प्रॉप्स, मुझे ये यहां चाहिए। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, लिख दूं PROPS प्रॉप्स, ऐसे क्या रिजल्ट आएगा, क्या प्रिंट होगा, प्रॉप्स ही होगा। क्यों, स्ट्रिंग दे दिया ना भाई, जबरदस्त भाई। इसको क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस में। अच्छा अब क्या रिजल्ट देगा, यहां आते, ये क्या दे रहा है भाई, बोल रहा है भाई ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट विद की। अच्छा अब एक बात बताओ, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट करवाते हैं? अब जब देखो, आपने एक बात देखी है, जब मुझे कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना होता है, मैं क्या करता था, मैं कभी ऐसे लिखता था, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऊपर एरे तो प्रिंट करा देता था, AR लिखता था, पूरा एरे प्रिंट हो जाए। जब ऑब्जेक्ट को ऐसे लिखता था तो क्या आता था, ऑब्जेक्ट एक एरे की फॉर्म में लिखा हुआ आता था ना स्क्रीन पे, जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कराते रहे, वहां लिखा हुआ आता था ऑब्जेक्ट। वो यही एरर होता था। लेकिन मैंने कहा रिएक्ट किस पे चल रहा है, स्ट्रिक्ट मोड पे, तो ये तो पूरा कंफर्म एरर देगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये तो ऑब्जेक्ट है, पूरा प्रॉपर बता रहा है मुझे। तो यहाँ पर ये एरर आ गया मेरे पास। इस एरर, अब ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई भी वैल्यू गेट करनी है, कोई की गेट करनी है, कैसे करता हूं, डॉट लगा के। तो यहां पर भी आते हैं, यही काम करते हैं, प्रॉप्स डॉट चाइल्ड नहीं भाई, हाँ टाइटल, ठीक है। सेव करता हूं मैं इसको, जरा यहां आता हूं, दिस इज हेडिंग, ठीक है। अब कितने पास कर सकता हूं मैं, यहां पर आ जाऊं H2 और ऐसे बना दूं, H2 बनाया। मैं चाहता हूं यहां पे टाइटल आ गया और यहां पर आ जाए इसका नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और नेम को भी ऐसे ही लिख देता हूं, चाइल्ड नेम, ठीक है। सेव किया, यहां आता हूं, कुछ भी नहीं आया क्योंकि इसको यहां प्रिंट नहीं करा। अब इसको यहां प्रिंट कराना है तो प्रॉप्स डॉट नेम ऐसे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, N बड़ा है, चाइल्ड नेम। यहां तक बात क्लियर हुई, समझ आई? यानी कि एक ही प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मल्टीपल चीजें मैं स्टोर करा के ये करा रहा हूं। समझ आ गई बात यहां तक? यहां हम इसको स्टॉप करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जब तक जो बैठे हुए हैं वो प्रैक्टिस करें, वो पहले नॉर्मल फंक्शन के थ्रू आर्ग्यूमेंट पास करके देखें, फिर प्रॉप्स से चीजें पास करके देखें, फिर हम आगे आते हैं प्रॉप्स का यूज क्या है वो सब देखेंगे। चलें भाई, नमाज वाले आए। देखो तलहा पूछ रहा था सर ये एक ही H1 में हम 2 प्रिंट करा सकते? कोई इशू नहीं है बेटा, आप ये भी प्रिंट कराओ, ये ठीक है। और यहां बीच में कुछ लिखना है ना, वो भी लिख दो। यहां पर आके कहां गया ये, मैंने रन कहां किया है, कोड ये रहा, चलेगा, कोई इशू नहीं। देखो दिस इज हेडिंग और ये मैंने बीच में कोई टेक्स्ट लिख दिया और चाइल्ड है, सब चीजें चलेंगी, इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा कि भाई ये चीज ऐसे नहीं चलेगी। ये नॉर्मल आपके पास, आप भाई जी बीच में जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, यहाँ पर ये कैलकुलेशन लिख दो, वो भी चलेगी। हर चीज जो भी आप यहाँ ऐड करोगे वो वहां चलेगा। क्या चाइल्ड के अंदर ऐप ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, देखो बात सुनो, इसका वजह बताता हूं। देखो हम असल में कर क्या रहे हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक कंपोनेंट बना दिया, तो अब मसला ये है कि कंपोनेंट का नैप बार है मेरा, नैप बार का कंपोनेंट यहां पड़ा हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट नैप बार का यहां इंपोर्ट होगा, डिस्प्ले यहां करवाना है, नैप बार यहां पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि नैप बार के अंदर टाइटल चेंज करना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहां जाना पड़ता है और उसको चेंज करना पड़ता है। मैं इसको प्रॉप्स पास करके छोड़ दूंगा, अपनी ऐप में रहते हुए टाइटल भी दे सकता हूं, नाम भी दे सकता हूं। यही नहीं, मैं अपनी पूरी जो
नैव बार है उसके अंदर जितने यूएल है उन सबको इसके थ्रू सेट कर सकता हूँ। आप ये कर लो, फिर हम देखते हैं। आप यही काम करो ना, एक काम करो, देखो जैसे ये नैव बार है, एक नैव बार बना लो यूं सीधा सीधा, नैव बार बना लो, उसके अंदर एलआई है, सब एलआई को यहां पर ऐसे पास कर दो, ठीक है। जितनी एलआईज हैं उन सबको आप क्या करो, यहां पर सिंपल कॉल कर लो डॉट डॉट करके। हर एलआई की वैल्यू कहां से आप उठाओगे, यहां से। अभी समझाऊंगा आपको, फिर प्रॉपर ये वाली बात समझ आ जाएगी कि भाई एलआई की वैल्यू, ये ऐसे तो कंपोनेंट बढ़ जाएगा, हम ये भी ऐसे नहीं लिखते। ये जो मैंने दिस इज हेडिंग लिखी है, ये यहां से नहीं आती है, ये कहां से आती है, इसको देख लेते हैं। कॉन्स्ट और यहां आने के बाद, ठीक है भाई। तो अच्छा, ये मैंने ये चीज एक्स्ट्रा ऑन की हुई है, फोल्डर भी बंद, ये रहा, ठीक है भाई। फ्रॉम हियर आप देखो एक कोड के जरिए आया, यहां तक बात समझ आई, ठीक है। हाँ हो गया भाई आपका, ये फटाफट से कर लो बेटा। अच्छा बेटा आप यहां देखें जरा, आप अभी तक हमने देखा कि प्रॉप्स के अंदर चाइल्ड जब मैं लिखता हूं और टाइटल पास करता हूं एक या एक से ज्यादा, इस तरीके से सिंपल टाइटल पास हो जाता है। अच्छा अब मैंने ये देखा कि ये जो टाइटल मेरे पास आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, यहीं पर लिख रहा हूं टाइटल, ये टाइटल यहां से थोड़ी लाना होता है। असल में मैं ये लेकर आता हूं किसी और कंपोनेंट से, किसी और कंपोनेंट से। कैसे, बिलफर किसी और जगह से। मैं यहां से आता हूं एक, और मैं लिखता हूं कॉन्स्ट, ठीक है भाई। कॉन्स्ट इज इक्वल टू, और सॉरी इज इक्वल टू लगा दिया, कॉन्स्ट, और मैं बोल देता हूं डेटा। डेटा यहां से आएगा, दिस इज चाइल्ड डेटा, चाइल्ड डेटा। और यहां आने के बाद मैं इसको दे देता हूं डेटा पास, और यहां आता हूं जब मैं, ठीक है, दिस इज चाइल्ड डेटा मेरे सामने प्रिंट हो गया। ये कहां से आया भाई, इसके थ्रू जो चीज आ रही है वो यहां से आ रही है। डेटा वेरिएबल से यहां आ रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है, यहां से टाइटल में जा रहा है। ये टाइटल प्रॉप्स का हिस्सा है, प्रॉप्स से यहां आ रहा है, प्रॉप्स डॉट टाइटल में। बात समझ आई, प्रॉप्स डॉट टाइटल के अंदर सेम चीज, प्रॉप डॉट नेम के अंदर जहां मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं वहां पर मैं इसको सिंपल ऐड करता जा रहा हूं। अच्छा एक चीज मैंने देखी थी, अगर बाय डिफॉल्ट मैंने प्रॉप्स दिया यहां पर सिंपल प्रॉप्स डॉट टाइटल करके, जिसको लिखता जा रहा हूं, अगर बाय डिफॉल्ट में इसको ना भी डिक्लेयर करता यहां पे, जैसे सिंपल प्रॉप्स प्रिंट करा रहा था कंसोल में, तो वो चीज आ जाती है, लेकिन यहां पर नहीं आएगी। यहां पे क्या होगा, वो वाला एरर देगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एरर, जो हम लोगों ने देख लिया है अभी। अच्छा ये चीज मैंने देखी भाई, ये किस तरीके से। अब एक ही चीज को मैं प्रिंट कराता हूं, कॉपी, प्रिंट किया, सेव करता हूं, क्या होगा भाई, और दिस इज ऐप को फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूं, या HR लगा देता हूं ताकि मुझे पता चले ये ऐप का काम है। यहां तक कोई चीज प्रॉब्लम दे रही है, क्लियर है। दिस इज चाइल्ड डेटा, चाइल्ड का नेम, और दिस इज चाइल्ड डेटा अगेन। अब यहां नीचे वाले में आता हूं और यहां मैं लिख देता हूं डेटा 1, डेटा 2, डेटा 2 और डेटा 1। सेव चाइल्ड नेम 1, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। सेव करता हूं इसको मैं, यहां आता हूं। अच्छा और एक और चीज एरर दे रहा है कि डेटा मैंने डिफाइन नहीं किया, डेटा 1 एंड डेटा 2। देखो सेम कंपोनेंट, दो बार आर्ग्यूमेंट पास किया, दोनों दफा आर्ग्यूमेंट पास हो गया। दिस इज चाइल्ड डेटा 1, चाइल्ड 1, दिस इज चाइल्ड डेटा 2, चाइल्ड। अब यहां पर हालांकि सिंगल चीज दी हुई है, अगर ये हटा दूं बिलफर, ये भी ये एक ही ये दिया हुआ है, बस ये वाली चीज 4 दफा प्रिंट हो रही है। अब आपने एक काम करना है, इसका यूज करते हुए अभी के अभी एक नैव बार बनाना है, लेकिन LI एक बनेगा, LI का कंपोनेंट एक बनेगा, बाकी चीजें इस तरीके से उसमें ऐड होंगी। तो आप एक LI बनाओ, बाकी यहां से चीजें ऐड करवाओ। मतलब ये कि यहां आओ, यहां LI एक होना चाहिए,
LI एक होगा। अब इस LI के अंदर आप जो यहां से होम, अबाउट, जो भी चीज प्रिंट कराओगे वो यहां से चल रहा होगा एक LI के अंदर। और आपने इस तरीके से 5 बनाने, होम का बनाओ, अबाउट का बनाओ, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या होता है, होम, अबाउट सब भूल गए, कैटेगरी बना दो, कॉन्टेक्ट एस बना दो, ठीक है। इस तरीके से 4 से 5 आपने बनाने। LI के अंदर ये चीज पास करा दोगे भाई। यहां आने के बाद LI में क्या है ये, टाइटल, प्रॉप्स डॉट टाइटल मैं बना देता हूँ, वो आप चेंज करो, प्रॉप्स बेशक अभी वर्टिकल बना दो, अभी मेरा वो मकसद नहीं है। प्रॉप्स डॉट टाइटल ये मैंने बना के वैसे दे दिया, ये रहा देखो LI का, ये LI से एक LI है, लेकिन देखो उसका डेटा यहां से जा रहा है। तो सेम आप लोग एक काम करेंगे, अभी दोबारा से सुन ले, आपने एक नैव बार बनाना है। अब नैव बार बना लो भाई, स्टाइल भी लगा लो, CS की फाइल लगा के, स्टाइल लगा के, पूरा नैव बार। नैव बार का जो टाइटल आएगा वो यहीं से आना चाहिए, अलग से एक टाइटल के नाम से बना देना, वहां से टाइटल लोगे। फिर नैव बार के अंदर जो LI आएगा वो कहां से आएगा, यहां से, चाइल्ड कंपोनेंट से, और यहां पर एक ही LI होना चाहिए। हालांकि नैव बार में 5 शो होंगे, और लेकिन यहां पर कितने होने चाहिए, एक ही LI। अब ये आप लोग ट्राई करें, शाबाश, फटाफट से ये चीज आपने बनानी है। देखो भाई सिंपल है ये, इसको गोली मारो, ये चाइल्ड वाइल्ड कोई भी नहीं है, ठीक है। अब मैं नैव बार ही बनाते हैं हम, सीधा सीधा सीधा। पहले RFC ये कंपोनेंट बना दिया बेटा, यहां तक को कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। ये ऐप रन हो रही है, देखो मैं चेक करूं, APP ऐप सेव करता हूं और ब्राउजर पर जाता हूं, ये भी बंद, ठीक है भाई। ऐप चल रही है ब्राउजर पर, मैंने चेक कर लिया, हटा देता हूं, ठीक है। इसको चाहूं तो इसको मैं खाली रैप करता हूं ताकि हमें डिव विव कुछ नजर ना आए, सही है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉप्स चलाना है। प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स प्रॉपर्टी है किसी कंपोनेंट की जो एज अ एट्रीब्यूट हम उसको पास करते हैं HTML के तौर पे। जैसे यहां पर आया, मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं। कंपोनेंट का असल तरीकेकार होता है, आप यहां आते, फोल्डर बनाते, कंपोनेंट्स लिखते हैं, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आप ये काम करते हैं। जैसे पब्लिक का फोल्डर है, सोर्स के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर होता है। कंपोनेंट्स पे क्लिक करें, कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बना दें जो आपको चाहिए। मुझे चाहिए navbar.jsx, बन गया, नैव बार कंपोनेंट के अंदर है, ये रहा। यहां आता हूं, इसको भी बंद करता हूं, RAFC एरो फंक्शन मैंने बना दिया, नैव बार यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। मैंने कहा दिस इज नैव, पहले सिंपल लगा के देखा करो, नैव बार चल रहा है या नहीं। कोड को जितना सिंपल रखोगे उतना इजी रहेगा। यहां आने के बाद अब चेक करता हूं, नैव बार इंपोर्ट करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहां ग्रेटर देन का साइन, N आस्ता आस्ता लिखो, NAVB, खुद नैव बार आ जाएगा। टेप दबाओ, जैसे ही फिल होगा ऊपर कंपोनेंट से खुद एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। आपको इतना ज्यादा पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं। ये लगाया और ये कर दिया, सेफ। अब जाके चेक करता हूं, दिस इज नैव बार, नैव बार चल रहा है। यहां तक हर बच्चे को समझ आ गया, क्लियर, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉप्स देखते हैं। मैं बोलता हूं ये जो दिस डॉट नैव बार आ रहा है, अब नैव बार के अंदर मल्टीपल चीजें होती है। जैसे नैव बार बनाता हूं मैं, कुछ भी नहीं करता, सिंपल एक नैव बार तैयार करता हूं। इसको भी डिव को खाली करता हूं। मैं डिव इस वजह से हमेशा खाली रखता हूं ताकि डिव जब होता है तो कोड में समझ नहीं आता डिव डिव चल रहा है। जब मैं खाली छोड़ता हूं तो मुझे पता होता है जहां ये खाली है यहां से रिटर्न इसके अंदर अंदर है, तो मैं डबल रैप नहीं करता। वरना ऐसे अक्सर होता है यहां डिव बना हुआ है, नीचे डिव बनाना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैंने कहा सिंपल हम ये रखते हैं। यहां आने के बाद एक नैव बार के लिए नैव बार भी बना सकता हूं, नैव खोल दूं, नैव का कंपोनेंट ये खोल दिया मैंने। अब यहां सिंपल UL, या इससे भी आसान, में इतनी पंचायत में भी नहीं पड़ता, सिंपल UL ले आता हूं। UL के अंदर क्या होता है भाई, LI मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 जितने करने हैं हम ये दे देते हैं। यहां सिंपल ऐसे पास कर देता हूं मैं, होम और 1 बाय 1 सबको एक जैसा नाम तो देना नहीं। ये हो गया होम, ठीक है, ये हो गया अबाउट, ये हो गया कैटेगरी, और उसके बाद ये क्या होती है भाई, कॉन्टैक्ट, और ये है सर्विसेज। ठीक है भाई, यहां तक ये मैंने बना दिया। नैव वहां जाता हूं, देखता हूं परफेक्ट नैव बार आ रहा है मेरे पास।
इसको अगर मैं CSS भी लगाना चाहता हूं, मैं अगर ऐप पे ही जर्नल CSS लगा दूं, मैं एक सिंगल CSS लगाता हूं, यहां हूं इंडेक्स, मैं कर दूं app.css, मैन ऐप की CSS लगा देता हूं। अब CSS को कनेक्ट करना है तो ऐप में आओ, यहां इंपोर्ट करता हूं सीधा यहां। अब इंपोर्ट में भी यहां बच्चे लिख रहे होते क्या करना है, navbar। भाई कंपोनेंट JS का इंपोर्ट कराना है तो वेरिएबल के थ्रू कराओ, CSS लगानी है तो यहां से करवाओ /./ अब ये इसने कंपोनेंट देना शुरू कर दिया। अब ./ मतलब इस फोल्डर में आ गया हूं, लेकिन ये सजेशन में CSS की फाइल नहीं देगा, तो आपने खुद लिखना है app.css। हो गया। अब app.css कनेक्टेड है यानी आप h1 लिखो चेक करने के लिए, h1 और ये कर दो और यहां लिख दो हेलो, और यहां ऐप में जाके h1 को कॉल करके कलर दे दो रेड। अब चेक करो ये चल रहा है बेहतरीन, ओके काम कर रहा है, इसको हटा दो। अब li को कलर दे के देखो, li रेड हो गई, इसका मतलब ये देखो अब कहां पास की, इस चीज को बड़े गौर से समझना कि भाई navbar है, navbar है, ये रही navbar को ले आया मैं यहां। li किसके अंदर है, नहीं किस कंपोनेंट के अंदर है, navbar में कोई CSS इंपोर्ट हुई भी है, नहीं हुई भी, ऐप में हुई भी है, लेकिन ऐप के अंदर तो li नहीं है। ये सब आपस में कनेक्टेड है भाई। navbar अगर जब तक navbar कनेक्ट है ऐप से, और फिर हाँ अगर मैं ऐसे कर दूं भाई, देखो इसको छोड़ दूं, ऐप है ये दे दिया सब, यहां पर ये ऐप पे चल रहा है बेहतरीन करके, इसको हटा देता हूं यहां से, और CSS लगी हुई है। मैं यहां आता हूं और इंडेक्स पे आने के बाद मैं इंपोर्ट करवा देता हूं, ऐप हटा देता हूं, यहां पर आके मैं इंपोर्ट करा दूं navbar सेव करता हूं, li आ गई। अब li को रेड कलर नहीं लगा, वजह यह है कि अब li ये जो navbar है अब ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया यहां पर, इसका ऐप से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और CSS तो ऐप में लगी हुई है। ये काम था सिंपल अभी तक का, तो मैंने यही चीज आपको समझाने के लिए ऐप लगाई यहां पर। अब मैं इसको सिंपली जैसे ऐप थी वैसे ऐप को ले आता हूं, और ये मैंने सॉरी ऐप के अंदर काम कर दिया। क्या ऐप, हाँ CSS को यहां भी इंपोर्ट करा सकते हो। जब आप न्यू फाइल जनरेट करते हो ना, इसकी क्या नाम है ये CSS की, जब ये रिएक्ट फर्स्ट ऐप बनाते हो उसके अंदर index.css अलग होती है, app.css अलग होती है। आपने गौर नहीं किया या कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, घर जाके न्यू फाइल बनाना उसमें आपको दिखेगा app.css अलग और index.css। index.css में होता क्या है, फॉन्ट फैमिली लगी होती है और कुछ फॉन्ट साइजेस वगैरह, तो हाँ जब आप उसको h1 वगैरह कुछ भी लिखते हो उसका एक अलग ही अंदाज होता है। आप देखो ये किस स्टाइल में आ रहा है, ये HTML के स्टाइल में आ रहा है। जब फर्स्ट डे हमने ऐप लिखा था तो वो अजीब से स्टाइल में था, ऐसे जैसे बूटस्ट्रैप अटैच करने, क्योंकि इसमें फॉन्ट फैमिली इंक्लूड हुई थी। जैसे ही मैंने इंडेक्स और ऐप की फाइल डिलीट की, इसका हुलिया ही चेंज हो गया था। ठीक है, अब यहां तक तो हमने ये बात समझी है। इस पे जो CSS लग रही है क्यों लग रही है, अब ऐप का काम था, यहां पर इसको मैं हटाता हूं, सिर्फ ऐप चाहिए मुझे, ऐप ही लेकर आ गया मैं। ऐप रेंडर हो रही है मेरी परफेक्ट, और ऐप के अंदर यहाँ li को कलर दे सकता हूं, जो भी काम करना चाहूं वो कर सकता हूं। मैं ऐप के UL में आता हूं, UL में आने का फिलहाल मैं UL को कर देता हूं डिस्प्ले फ्लैक्स, ये भी कर सकता हूं आपको पता है, या फिर मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूं ये। और उसके बाद UL के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी भाई, लिस्ट स्टाइल नन। ओह, लिस्ट स्टाइल भी नन हो जाता है भाई, लिस्ट स्टाइल NONE नन, लिस्ट स्टाइल नन हो गया। वो टाइप एट्रीब्यूट तब बुलाते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप के, आपने टाइप कौन सी देनी है, स्टाइल बंद करना है तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल नन। और ये अब मैं CSS पढ़ा रहा हूं क्या, फीलिंग यही आ रही है तुम लोग कुछ भी पढ़ के नहीं आए कसम से, घर से कोई बंदा देख के नहीं आया, यहां मुझे साफ महसूस हो रहा है। मार्जिन दे दो, और मार्जिन क्या, हाँ मार्जिन में इसको, अच्छा ये यार, हाँ मैं ये उस तरह दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट राइट से ये 0 पिक्सल और 10 पिक्सल। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया परफेक्ट। ये मेरे पास सिंपल सी चीज है, बाकी चीजें करनी हो तो फ्लेक्स के साथ जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर हो गया और ये परफेक्ट, ये नैप बार मेरे सामने बन गया। सिंपली जो चीज मैं बनाना चाह रहा था, नैप बार को बंद कर दो। इतने सारे एलआई हैं, ये मैंने बना के दिखा दिया आपको। देखो जब भी मैं टास्क देता हूं ना, नैप बार बनाना है आपने ऐसे, आप लोग शुरू हो जाते हो, पहले हार्ड चीज को करते हो फिर आसान चीज को करते हो, हमेशा फंसते हो। पहले जो चीज आती है उसको अप्लाई कर लो, अब जो चेंजिंग करनी है वो करो। अब मेरा मकसद है सब बन गया, होम, अबाउट, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। अब मैं चाहता हूं ये डेटा ऐसे नहीं आए, ये डेटा आपने लाना है, प्रॉप से पास करवाना है, प्रॉप से ऐप के थ्रू पास करवाना है, और हर एलआई के लिए डेटा अलग से आएगा, लेकिन एलआई एक होगा। पहला काम तो ये करता हूं मैं, सिंगल एलआई के लिए डेटा ला के देखता हूं, हटा देता हूं सबको। होम है, ठीक है, अब इसको खाली करता हूं। अब मुझे पता है ना एलआई आते जाएंगे, कुछ और होता जाएगा। अब प्रॉपर्टीज थोड़ी और सीएसएस की आपको बाद में लगानी पड़ सकती है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ ये है, इसको प्रॉप्स के थ्रू पास कराना। मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्रॉप्स। अगर ये भी ना करूं, देखो प्रॉप्स नहीं पास करूं, मैं यहां पे बोल दूं हेडिंग, ठीक है, और यहां आकर लिख दूं हेडिंग, सॉरी, ठीक है, यहां आऊं, यहां लिख दूं हेडिंग बराबर है होम, सेव करता हूं। और ये एक मिनट, अच्छा प्रॉब्लम मैंने एक की है कि इसको आई थिंक इसमें रैप करना है, हाँ आई थिंक सो, कि ऐसे रैप करके चल गया, ठीक है भाई। वो फंक्शन के अंदर मैंने ये जो कंपोनेंट पास कराया, अब ऐसे में एक एलआई पास हो गया, मैं एलआई और हेडिंग वैसे ही पास किए, ये तो एलआई है ना, तो उसको बोलता हूं ना लिस्ट आइटम 1, इतना लंबा नाम हो जाएगा, आइटम 1 कर देता हूं, आइटम 1, ये हो गया। और यहां हूं, अभी चला हूं, अभी नहीं चला, क्यों? क्योंकि आइटम 1 नहीं है। यहां आके लिख देता हूं आइटम 1, और इस पूरे को ऐसे लिख देता हूं, ये अच्छे के लिए। आप अगर ऐसे ना भी लिखो तो फिर भी है, वरना गुड प्रैक्टिस ये है। होम चल गया, होम का डेटा अब कहां से आ रहा है? अब कहां से आ रहा है होम का डेटा? यहां से आ रहा है। अब यूजर बना सकता है इस, अब मैं यहां आ जाऊं, बिलफर्ड बोलूं कॉन्स्ट आइटम 1 या डेटा, डेटा इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, सॉरी प्रॉम्प्ट इंटर टेक्स्ट इंटर एलिस्ट एलआई, ठीक है। और यहां आने के बाद, और ये कॉन्स्ट का ये नहीं लिखा यार, बता दिया करो थोड़ा बहुत। और यहां आने के बाद क्या करना है भाई? हाँ, डेटा पास कर देना है। डेटा पास हो गया यहां पर, यहां आइटम 1 ही पास किया, सेव किया, यहां आया, बनाओ, मैंने कहा होम। अच्छा ये 2-3 बार चलेगा, बड़ा परेशान करेगा, इसको हम रीलोड कर देते हैं 1 टाइम, होम, ओके, क्या है भाई, चल गया, ठीक है भाई। ये 2-3 बार थोड़ा सा तंग करेगा हमें, क्योंकि मैंने बताया अभी ये वैल्यू 2 बार लेगा, जब भी मैं चलाऊंगा 2 बार फंक्शन रन होगा। मैं आ जाता हूं होम, आगे डिस्कस करेंगे इसको 1 बाय 1। होम चल गया मेरे पास, जो प्रॉम्प्ट मैंने चलाया, क्योंकि 2 कंपोनेंट से फिलहाल पास हो रहा है इस वजह से, ठीक है। अच्छा यहां पर आया, मैंने आइटम जैसे पास किया ऐसे चल गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जितने दफा जितने आइटम होंगे, ये तो 1 हो गया ना, नैप बार का आइटम 1, अगर आइटम 2 होगा तो इसका मतलब यहां आइटम 2 भी लिखना पड़ेगा और लिस्ट 2 बनाकर आइटम 2 पास कराना पड़ेगा। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए ही हमारे पास एक चीज है जिसको कहते हैं प्रॉप्स। अभी तक जो चीज बताई है इसको कुछ नया नहीं समझना, ये आपको आना चाहिए। ये क्या है? ये सारा तो अभी जो काम किया ये तो वही काम है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक फंक्शन को आर्गुमेंट पास किया, उसको वैल्यू पास करके यहाँ प्रिंट करा दी, और प्रॉम्प्ट भी पता है आपको, ये तो मैंने ये वैल्यू पास की, प्रॉप्स। अब मैं प्रॉप्स को बोलता हूं प्रॉप्स डॉट आइटम 1, ठीक है। यहां आ जाओ, ये आ गया, यही काम इसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉप्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वो प्रॉप्स के थ्रू पूछेगा क्या चीज? होम, और होम ही लिखना पड़ेगा। क्या है भाई? होम आ गया, ठीक है भाई। ये मेरे पास एक चीज सिंगल प्रिंट हो गई। अभी फिलहाल मैंने प्रॉम्प्ट से तो प्रिंट कराना नहीं है, ये तो एग्जांपल दिया, यहां मैं दे सकता हूं होम, होम मेरे पास यहां आ गया। क्या हुआ? क्या? मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, मैं तो समझा रहा हूं कि दूसरी प्रैक्टिस ये है मेरे पास। अच्छा अब यहां सीधा लिख देता हूं होम,
ये लिख दिया मैंने होम। भाई यहां तक क्लियर है। अब जैसे ये एक LI बनाया, आइटम को एक दफा किया, मैं इधर आऊं, कॉपी करूं इसको, मल्टीपल्स आइटम आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ये चीज। अच्छा ये अब ये प्रॉब्लम आएगी डिस्प्ले के हवाले से, वो मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो यहां आता हूं, ये सबको मिटा देता हूं। अब 1 बाय 1 ये है अबाउट, ये क्या है कॉन्टेक्ट अस, नहीं बस, और दूसरी चीज क्या था कैटेगरी, और लास्ट है सर्विसेज। देखो अब सिंपल कर दिया, इससे ज्यादा सिंपल क्या करूं। और ये आपके सामने मैंने 10 दफा इसको प्रिंट करा दिया ऐसे करके, और ये चीज आ गई होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कैटेगरी और सर्विसेज। ये ऐसे मैंने प्रिंट करा दिया। भाई यहां तक बात क्लियर हुई है? हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बात क्लियर हुई है क्या? अब कोई सवाल है तो पूछो 1 बाय 1। हाँ हाँ ये दैट्स द पॉइंट। अब देखो अगर मैं, अब देखो HTML अगर होती या जावास्क्रिप्ट होती, जावास्क्रिप्ट होती तो यहां पर क्या होता है, ये जो LI है, सिंगल LI है, LI आइटम, ये असल में काम ये वही हो रहा है जो यहां पर देखो। अब मैं बोलूं मैंने कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया, मुश्किल ही काम किया, देखो असल में ये भी नहीं करना ना। देखो यहाँ आइटम 1 लिखा, ये 5 दफा प्रिंट करने से बच गए हम लोग, है ना। फायदा क्या हुआ, 5 दफा यही प्रिंट करा दिया। ये भी तो किसी ने नहीं पूछा कि 5 दफा ये क्यों प्रिंट करा है। अभी यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपके सवाल का, ये गेट कैसे कर रहा है। ये है जावास्क्रिप्ट के अंदर से JSX है। जब फर्स्ट टाइम कोड चलता है, पूरी ऐप लोड होती है, रीलोड होती है, लेकिन दूसरी दफा जब वो चलता है कोड तो ऐप नहीं लोड होती, ऐप के अंदर मौजूद कंटेंट कंपोनेंट्स लोड होना शुरू होते हैं। बात समझ आई? ऐप के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स लोड होना शुरू हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाई पहला कंपोनेंट ये लोड हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये लोड हो गया, तीसरा कंपोनेंट ये लोड हो गया। तो जब मैंने चलाई ऐप को तो ऐप लोड हो गई। ऐप के अंदर पहला कंपोनेंट क्या था, नैप बार आइटम होम, इसने नैप बार आइटम होम दिखा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आया, नैप बार आइटम पर 1 पे जाना है, उसने कहा दोबारा से नैप बार को प्रिंट कराना है, उसने कहा हाँ कराओ, उसने कहा ठीक है, इस बार आइटम 1 के नाम से अबाउट में, उसने कहा ठीक है, जहां आइटम 1 लिखा हुआ है वहां कर दिया। अब आइटम 1 कहां जा रहा है, यहां से ही आइटम 1 जा रहा है प्रॉप्स में, और प्रॉप्स के अंदर स्टोर हो गया क्या, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, और यहां पर आ रहा है। वरना अगर देखना चाहूं तो मैं इसको साथ साथ ये भी कर देता हूं, console.log, और यही चीज प्रॉप्स को प्रिंट करा देता हूं साथ में, ताकि मुझे ये भी पता चले ये हो क्या रहा है साथ में। होम दूसरी दफा आया, ठीक है, अबाउट, ये अच्छा 2 दफा जो होम आ रहा है, ये वाला अबाउट आ रहा है, ये 2 दफा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। देखो कैटेगरी एक, देखो ऐप लोड नहीं हो रही, मेरी ऐप लोड नहीं हो रही, लेकिन कंपोनेंट लोड हो रहा है, कंपोनेंट लोड होता है हर दफा। रिएक्ट के अंदर मैंने कहा ना, ये खास बात है कि वो ऐप को लोड नहीं करवाता, कंपोनेंट्स लोड करवाता है। तो आप जितने, आप देखो जी, हाँ दिखाओ दिखाओ, इशू दिखाओगे तो अभी ये कंपोनेंट जो मैं ऐसे पास कर रहा हूँ, प्रॉप्स असल में पास होते हैं जैसे पूरे दराज के ऊपर पूरा कार्ड्स प्रिंट कराने। अब कार्ड सब एक जैसे प्रिंट होंगे, कार्ड के अंदर सबका कार्ड का साइज सेम होगा। 1 मिनट अजान हो जाए, हम तवज्जो देते हैं।
सागर ने कहा सर जबरदस्त, हमें समझ आ गया कि ये चीज ऐसे प्रिंट होगी। मैंने इसके नीचे लिख दिया दिस इज पार्ट ऑफ नैव बार। ये वैसे लिख दिया, नैव बार में और भी चीजें हैं बिलफर्ज, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। होम प्रिंट हुआ, साथ में क्या प्रिंट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर जितना कंटेंट मौजूद है सभी प्रिंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हर चीज ही प्रिंट होगी। हर चीज क्या होगी, प्रिंट होगी, क्योंकि क्या प्रिंट हो रहा है हर दफा, नैव बार। तो नैव बार के अंदर ये है, यही प्रिंट होगा। यहां पर आया, इसके अंदर भी है। अब आइटम 1 बेशक लिख दूं मैं, लेकिन आइटम 1 की वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू। तो होता क्या है कि कार्ड बनाता हूं मैं क्या बनाता हूं, एक कार्ड बनाता हूं। तैयार किया, पूरा एक कार्ड बना दिया मैंने। अब हर दफा कार्ड तो वही प्रिंट हो रहा है, कार्ड तो सेम प्रिंट हो रहा है। अभी मैं इस स्नैप बार को ये हटा देता हूं ना, मैं एक काम करता हूं इस चीज को समझाने के लिए। ये क्यों प्रिंट करा रहे हैं, हम एक काम कर देते हैं, div और ये करता हूं, और CSS से भी जान छुड़ाऊंगा। इतनी लंबी CSS नहीं लिखूंगा मैं यहां पर आता हूं गूगल पर। शीट इंटरनेट चल नहीं रहा मेरे पास, इंटरनेट नहीं चल रहा, लिंक चाहिए था मुझे बूटस्ट्रैप। चलो यहीं बना लेता हूं मैं, एक काम कर देता हूं, बॉर्डर दे दूंगा सिर्फ div को, और div को क्लास देनी पड़ेगी, क्लास नेम, और बोल देता हूं बॉक्स। ठीक है भाई, app.css है मेरे पास, app.css में, और मैं यहाँ डॉट बॉक्स पर आया। पैडिंग देता हूं पहले ताकि थोड़ा सा कंटेंट इससे दूर रहे, पैडिंग और 20 पिक्सल की, और साथ में मैं दे देता हूं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हो गया, और साथ में मार्जिन भी दे देता हूं 10 पिक्सल का। अब आपकी बात का जवाब ये है कि भाई हम ये काम करते ही असल में इसलिए हैं कि ये चीज बन गई, प्रिंट करवाया नैव बार को, और यहां आता हूं, कार्ड सब जगह सेम प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्या चीज चेंज है, तो पूरे दराज के अंदर कार्ड सारे प्रिंट हो रहे हैं लाइन से, लेकिन हर कार्ड में क्या फर्क है, नाम चेंज है यूजर का, यूजर की पिक्चर चेंज है, प्राइस चेंज है, और ऐड टू कार्ड का बटन सब में है। तो सब में है तो यहाँ एक बटन अगर मैं डाल दूं, ऐड कर दूं और बोल दूं बटन ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट सब पर आएगा, ऐड टू कार्ट भी सब पर आ गया। और दूसरी चीज, यही चीज आगे मैं जाके समझाने वाला था प्रॉप्स के अंदर, कि प्रॉप्स के अंदर ये चीज आ गई। अब मैं असल प्रॉप्स का काम यही होता है, मैं ये जो डेटा आ रहा है इतनी मेहनत करूंगा, लिखूंगा, ये नहीं करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, सबको हटाता हूं, यहां में आऊंगा और बनाऊंगा लेट, ठीक है, और F11 से हटा देता हूं। अभी सिर्फ नाम के लिए, आपको पता है एरे ऑब्जेक्ट भी मैं बोल देता हूं, क्या होता है भाई दराज पे जो क्या बोलते हैं उसको, सेलर, नाम ही भूल गया वो, मुझे शहबाज शरीफ याद आ गया, वो क्या बोलते हैं खरीदने वाले को, बायर वो अगर किसी ने देखा तो। यहाँ आता हूँ, सेलर है बिलफर्ज, एक सेलर है सागर, ठीक है, अभी सेलर है, फिर मैं प्राइसिंग वगैरह सब सेट करना। दूसरा सेलर है भाई तलहा, और भाई कॉमा, तीसरा सेलर है हमारे पास वकास, ठीक है, बस, और लास्ट एक कर देता हूँ शोहेब, HAIB शोहेब, ठीक है भाई, ये कर दिया मैंने। अब LI से कोई फर्क नहीं पड़ता, LI कितने हैं, यहाँ एक है, यहाँ आया। अब मैं इसमें चलाता हूँ सेलर वाले कॉन्टेक्ट में इस चीज को, मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, मैप फंक्शन चलाऊंगा, लूप चलाऊंगा, क्या चलाऊंगा, लूप। तो लूप कैसे चलेगा, ये ऑन किया, यहां से बंद कर दिया, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गया, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में मैप फंक्शन चलाना है, मैप फंक्शन कैसे चलता है, सेलर डॉट मैप। मैप फंक्शन क्या चीज लेता है मुझे पता है, एक एरो फंक्शन यानी कि कॉल बैक फंक्शन लेता है, इज इक्वल्स टू, और ये ओपन किया, इसके अंदर मुझे क्या चीज करानी पड़ती है, कुछ रिटर्न कराना पड़ता है, रिटर्न के अंदर ये चीज आएगी, ये पूरा कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, ये इसका सिंटैक्स है, लास्ट टाइम भी चलाया था ताकि आपको याद रहे, हो गया। इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, एलिमेंट, तो मैं दे देता हूं एलिमेंट, MENTS, एलिमेंट्स, और यहां आने के बाद इसके अंदर मैं पास कर देता हूं क्या,
एलिमेंट्स। सेव करता हूँ, वहां जाता हूँ, अगर मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। ये रहा, सागर का कार्ड भी प्रिंट हो गया, वकास का कार्ड भी प्रिंट हो गया, तलहा का कार्ड भी प्रिंट हो गया। ऐसे पूरी दराज के अंदर डेटा यूजर आता है। और ये डेटा कहां से आएगा, ये मैंने आपको उसके अंदर जैसे समझाया था, असल में तो बैकएंड से आ रहा है। अब ये जितना लंबा हो, अब ये मैंने ऐसे लिखा है, असल में ये भी ना हो, इसको हम क्या बना सकते हैं, क्या चीज बना सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी ये तो सिंपल बताया, जो इसका सवाल था उसके हवाले से मैंने ये मैप फंक्शन चलाया। प्रॉप्स देखो यहां पर भी पास हो गया, प्रॉप्स यहां से सिंपल एक एलिमेंट से लिया मैंने, स्टाइलिंग बंद कर दूं अभी मैं। प्रॉप्स के थ्रू इसके अंदर का जो डेटा है, वरना मुझे पता है क्या करना पड़ता, यहां पर भी प्रिंट करा सकता था, लेकिन मैं क्या करता, यहां पर ऊपर एरे बनाता, एरे यहां इंपोर्ट कराता, फिर यहाँ पे एरे को प्रिंट कराता एलिमेंट को, फिर इसको वहां लेके जाता, फिर जाके मैप फंक्शन चलाता। बहुत लंबा काम होता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फंक्शन यहाँ है, इसके अंदर एरे की वैल्यू थोड़ी आएगी जब तक एरे इसके अंदर नहीं होगा। अब 10 एरे बनाता, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग। अब एक बंदा आया, उसने रजिस्ट्रेशन करनी है, उसका नाम 10 जगह रजिस्टर होता। अब उसको बोला एक ही जगह रजिस्टर कर दो ऐप में, बस आपकी रजिस्ट्रेशन ऐप के थ्रू होगी। जैसे CSS की रजिस्ट्रेशन ऐप के थ्रू हो गई, सब कंपोनेंट उसको चलाएं। बात समझ आई, पप्पा जी की लॉटरी निकली, आपकी भी निकल गई, सिंपल एक ही बात है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर ऐप के पास कोई चीज आएगी वो सबको मिलेगी। तो यहाँ पर भी यही काम सेम यूज हुआ है। यहाँ पर इसको हटाता हूँ, सिंपल जो चीज मैं प्रिंट करवा रहा था वही चीज प्रिंट कराऊंगा नैप बार के तौर पे। इतनी ज्यादा अभी ऊपर की चीज नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं, नैप बार स्लैश, और ये बंद किया हमने। नैप बार इंपोर्ट हुआ है हमारे पास, सिंपल। अब यहाँ पर मैं आइटम इज इक्वल्स टू दे देता हूँ डेटा, डेटा और इज इक्वल्स टू, और ये कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज नैप बार, ठीक है। और डेटा दिया है तो यहां पर भी ये करना पड़ेगा, डेटा। सेव करता हूं, बटन वटन हटा देता हूं, सिर्फ ये यहां आता हूं और यहां आ जाता हूं। सिंपल एक नैप बार के अंदर एक एलिमेंट मेरे पास क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये वाली बात समझ आ गई, क्लियर है। अभी आप लोग सिंपल ये काम करें कि LI जो मैंने पहले प्रिंट कराए थे ना, बस वो प्रिंट कराए सेम कोड। ऐप की फाइल भी देख लो, ये दोनों फाइल सिंपल। पहले ये कराओ, फिर मैं उन्हीं एलिमेंट्स को LIs को आपके मैप के थ्रू प्रिंट करा दूंगा। जब वो आ जाएगा होमवर्क में, आप उसको कार्ड्स प्रिंट करा के देंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ ये करो, अभी सिर्फ ये करो। क्या मैप, ऐप का फंक्शन ये रहा, ऐप में जस्ट ये बनाया बस। ठीक है भाई, यहां तक हम ये करते हैं। और मैंने कंसोल पे इसको वैसे ही प्रिंट कराया है। एक मिनट, चलो बेटा अब इसको गौर से देख लो। ठीक है भाई, यहां एक हमें इशू हाईलाइट हुआ है, वो देखते हैं जरा। यहां पर आया मैं, और ये मैंने UL का डिस्प्ले, अगर CSS भी आपको दिखाऊं साथ में, app.css, ये देखें आप, app.css भाई कहां गई, UL को क्या किया हुआ है, डिस्प्ले, फ्लैग्स, जस्टिफाई, कंटेंट, सब कुछ किया हुआ है। जरा यहाँ आता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ आने के बाद 5 नाम प्रिंट कराए, नैफ डेटा। यहाँ आता हूँ और ये देखता हूँ, ये आ गया। और बॉर्डर हटाऊं यार, डिफ हटाता हूँ, डिफ का मुझे काम नहीं है, ये डिफ हटा दूं मैं, सिर्फ LI सिंपल रख लो ना। एक LI है यहाँ, ये प्रिंट करवाया, यहाँ आया, LI को देखा 5 बार। लेकिन ये एरर है कि भाई ये डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों नहीं हो रहा। फ्लेक्स लगा दिया, किसको, हाँ जब नहीं इन UL को ही लगाया है। इंस्पेक्ट पे जाके अब देखो हो क्या रहा है आपके कोड में। ये तो ऑब्जेक्ट पर लगाया हुआ है, मैं कंसोल पर इसको लेकर आता हूं। कंसोल डॉट लॉग पे UL क्या प्रॉप्स प्रिंट करा दो। यहाँ करवा रहा हूँ भाई, यहाँ नहीं करवाना, नैप बार में करवाना है। और प्रॉप्स प्रिंट करवा दो भाई। प्रॉप्स के अंदर आ जाता हूँ मैं, सिंपल प्रॉप्स अगर प्रिंट कराता हूँ मेरे पास, देखो अब ये हो क्या रहा है। देखो असल में ये जो LI चल रहा है ना, एक दफा ये प्रिंट होता है, ये प्रिंट होता है,
ये प्रिंट होता है। असल में लिस्ट आइटम ये बना हुआ है, LI कौन बना हुआ है, ये बना हुआ है। मैं एक काम करता हूं, देखो अभी UL कट करता हूं यहां से और यहां लाके रखता हूं, यहां रखता हूं, सेव करता हूं और इस नैव बार से ये वाला UL हटा देता हूं, सेव करता हूं, देखता हूं सब आ गए। वजह ये है कि भाई जब आप किसको LI को इस वाले UL को यहां रख के UL को वो करे थे, जब यहां UL रखा हुआ था यहां पर आप इसको करते तो एक ही LI था, LI ने चेंज नहीं होना, LI डिस्प्ले फ्लेक्स यहां पर होगा, LI तो एक ही है। मसला ये हर दफा जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो ये LI प्रिंट हो रहा है, तो आप इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तब जाके ये चीज प्रॉपर में आएगी, अदरवाइज ये चीज नहीं जाए। क्योंकि भाई प्रिंट आपको ये चीज चाहिए ना, 1 बाय 1 ये प्रिंट हो रहे हैं, आपने फ्लेक्स इसको करना है, जब फ्लेक्स इसको करना है तो फ्लेक्स यहां पे बेशक करते रहो, इसने तो होना नहीं है, तो ऑलरेडी फ्लेक्स हुआ आ रहा है मेरे पास, तो ये एरर है जो आपके पास शो हो रहा है। अच्छा, अब कुछ प्रॉप्स के बारे में प्रॉपर्टीज है, प्रॉप्स की कुछ टाइप्स हैं, वो हम फिक्स कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। मैं यहां आता हूं, ये वाली बातें तो सबको समझ आ गई, हमने देख लिया डेटा किस तरीके से लेना है और डेटा ऐसे नहीं लेना, यही डेटा हम आगे यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा किसके लिए यूज होता है। ठीक है, यहां हटा देता हूं मैं, एक ही रहने देता हूं और ये मार्जिन वगैरह भी सिंपल सब हटाकर सिंपल एक नैब बार है मेरे पास। अब यहां पर एक चीज है मेरे पास, क्या मैंने क्या रिमूव कर दिया ऐसा, अच्छा ये ब्रैकेट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आता हूं नैब बार में और नैब बार के अंदर आके थोड़ा सा मुझे ये काम करना है कि ये जो नैब बार है इसके लिए कुछ चीजों को लेके चलना है। दो चीजें हैं जिनको लेकर मैंने काम करना है। एक है, अगर मैं यहां प्रॉप्स ना पास करूं, देखो मैं भूल गया, ये बिलफर्ज अभी इसको ये डेटा वेटा नहीं, अभी मैं बोलता हूं ये है टाइटल, टाइटल लिख दिया है, टाइटल, और इसकी जगह मैं कर दूंगा क्या, H1, टाइटल बड़ा सा लिखा हुआ है तो H1 में कर देता हूं। यहां पर आने के बाद मैं इसको कर देता हूं, यहां तक मुझे बात समझ आ गई कि भाई ये होम चल रहा है, टाइटल चल रहा है। अब मैंने इसके लिए क्या करना है कि कुछ, अगर मैं प्रॉप्स ही ना पास करूं फिर ये चीज गायब हो जाएगी। अब ये बैड यूजर एक्सपीरियंस हो गया कि भाई अगर एक बंदे ने कोड तो लिख लिया, नैब बार प्रॉपर बना दिया, उसने नैब बार आगे पास कर दिया, जिसको कोड दिया सामने वाला अगर नैब बार को कंपोनेंट आपने बना के, अब देखो ऐसे काम चल रहा है, एक बंदा आपको कह रहा है यार तू कंपोनेंट बना के मुझे देता जा, आपने नैब बार का कंपोनेंट बनाया, उसको पास कर दिया, उसने देखा, उसने ये देखा प्रॉप से यार उसने मिटा दिया अगर, तो आपका कोड तो रह गया। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, कुछ ना कुछ। उसके लिए फिर हम प्रॉप्स के लिए कुछ डिफॉल्ट सेट करते हैं, क्या करते हैं, डिफॉल्ट। यहां आता हूं, प्रॉप्स डिफॉल्ट, सिंटैक्स याद नहीं है, नेट भी नहीं चल रहा है, एक ये प्रॉब्लम है। नैव बार, पहले उस कंपोनेंट का नाम दो, डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स। अब ये नहीं पता प्रॉप्स का पी बड़ा था, ये याद नहीं है मुझे यार, सिंटैक्स देखने पड़ते हैं। बराबर है, यहां पर आप आ जाओ। अब जिस चीज के लिए चाहिए, टाइटल के लिए आप टाइटल, ठीक है, और यहां ऑब्जेक्ट है तो ये चीज लगाओ और लिख दो किसी कंपनी का जेबिल फॉर नाइक, सेव करता हूं, यहां नहीं है। हाँ ये प्रॉब्लम है कि गूगल पे चेक करो यार, इसका सिंटैक्स चेक करो, ये सिर्फ ये देख लो, ये सिंटैक्स चेक करना है। नैव बार डॉट डिफॉल्ट, प्रॉप्स का पी शायद कैपिटल होगा यार, प्रॉप्स है या प्रोटोटाइप, हाँ ये रहा, प्रॉप्स का पी कैपिटल है, कैमल केस उठाता ना ये भाई, तो ये चल गया। अब अगर मैं यहां से दे देता हूं इसको पास, ये टाइटल इज इक्वल्स टू नाइकी, डबल ई वाला, तो कौन सा चल रहा है, ये वाला। अगर बाय डिफॉल्ट किसी ने इसको मिटा भी दिया तो भी ये प्रिंट होगा। तो ये होता है प्रॉप्स का डिफॉल्ट सेट करना, सिंपल है। ये डिफॉल्ट समझ आ गया कि डिफॉल्ट सेट करना। अब एक काम करो, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा फिर फंस जाओगे। इतनी सी 2 लाइनों का कोड लिखकर चला लो, एक डिफॉल्ट सेट करना आ गया। अब चाहे 50 डिफॉल्ट हो तो मसला तो नहीं है, टाइटल लिखा है ऐसे LI है, जितने डिफॉल्ट सेट करने कर लो भाई डिफॉल्ट में। अगर
अगर वो बंदा चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है, वरना डिफॉल्ट पे ये चीज चलनी चाहिए। ठीक है, ये करो। हाँ, ये कॉमा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ आओ, नहीं जितने होंगे नहीं, अब टाइटल है, अब दूसरा बनाना है आपने, तो यहाँ पर दे दो बिलफर्ज LI आइटम्स। ठीक है, आइटम, और ये करके यहाँ नाम दे दो। जितने भी पास करने हैं वो आप पास कर सकते हो, क्योंकि प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट में उठा रहा है, तो ऑब्जेक्ट जैसे काम करता है वैसे। इतना सा काम कर लो, यहाँ तक आप कर लो, फिर मैं दोबारा आगे चलता हूँ। कि कुछ लोग तो सीधी बात है ऐसे दे रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट नॉट डिफाइंड वाला एरर। भाई आपने सही से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, ये मैं हटा दूं कंसोल पे भी। मैंने सिंपल ये कोड चलाया है, ये इस कोड को बड़े गौर से देखो। यहां पर नैप बार ये रहा, प्रॉप्स का जो एलिमेंट है यहां से पास करो और यहां चलेगा। अब मैं क्या करता हूं, चलो इस नैप बार के लिए एक कंडीशन लगा लेता हूं। टर्नरी ऑपरेटर देखे हुए आपने, क्या करता है वो? हाँ, कैसे हम आते हैं इसका साइंटेक्स, यार मेरे पास नेट क्यों नहीं चल रहा, वो मुझे पता है, वो देख लूंगा, उसका एरर नहीं है। मैं यहां पर ये बता रहा हूं, समझाना था जिनको नहीं देखा हुआ। अच्छा, अगर मैं एक से ज्यादा भी कुछ लिखना चाहूं बिलफर्ज, और एक और हेडिंग, एक पैराग्राफ भी लिख देता हूं, चलो P, और यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद मैं ये काम कर रहा हूं कि यहां लिखता हूं props डॉट पैरा, मैंने खुद पैरा के नाम से बना दिया। और यहां आने के बाद अगर मैं दे देता हूं बिलफर्ज, पैरा है, नीचे पैरा नहीं आ रहा, अगर मैं यहां ऐप में जाकर पैरा पास करता हूं, पैरा इज इक्वल टू दिस इज आवर पैराग्राफ, सेव किया, यहां आया, दिस इज आवर पैराग्राफ आ रहा है यहां पर तो मेरे पास। ठीक है, मैंने कहा सेम चीज मैंने एक, अच्छा ये यूएल में डाला हुआ है भाई ये सब, अच्छा ये इसको भी यूएल में डाला हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, यूएल से हटाओ, इसको सिंपल रखो, यहाँ पर है। मैंने ये काम किया है कि मैंने एक, यार इसको भी बंद करो, हाँ, मैंने ये नैप बार बनाया हुआ है, इसके अंदर एक टाइटल डाल दिया, दूसरा एक और पैराग्राफ भी ले रहा हूं, वो भी कहां से ले रहा हूं, इधर से, पैरा से। जैसे मैं यहां पर आया टाइटल, ठीक है, यहां पर आया और मैंने कहा टाइटल कोई बता दो भाई, एडिडास कर देता हूं, एडिडास, सेव किया। अब देखो यहां आ रहा है एडिडास और दिस इज अवर पैराग्राफ। अगर यूजर यहां देना भूल जाए तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट नाइक तो चल रहा है, ये तो चल रहा है बिलफर्ज, बाय डिफॉल्ट एडिडास ही रखते हैं, चलो एडिडास चल रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन पैरा बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आ रहा। और एडिडास क्यों नहीं चला, सेव नहीं किया सही से मैंने, हाँ ये रहा, ठीक है, एडिडास तो नहीं चला बाय डिफॉल्ट। अब क्योंकि पैरा को मैंने डिफाइन, अब पैरा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करो, दोबारा से बनाओ, नहीं भाई एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है ये सब। आप यहां आओ, कॉमा लगाओ, नीचे पैरा को डिफाइन करो और यहां लिख दो दिस इज आवर, दिस इज पैराग्राफ। अब ये बाय डिफॉल्ट ये चलेगा। अगर आप यहां आकर लिख देते हो और टाइटल बराबर है एडिडास शूज, शूज, और सेम काम इसी को कॉपी करता हूं, पैरा कर देता हूं, these the best, ऐसे कर दो the best, ये लिख दिया। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट वाला चल रहा है। मैंने कहा ना यही चीज आप जितने भी हो, मैंने एक प्रॉप्स पास किया था, आपको एक दिखाया है, आप ऐसे मल्टीपल जितने हो, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं दे रहे, ऊपर कुछ भी नहीं दे, नीचे आके कॉमा टाइटल 2 टाइटल 3, भाई ये टाइटल 2 क्या है, ऊपर डिफाइन तो करो और यहां जाओ, यहां बताओ, अगर नहीं बताना यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो चलाओ, ये चीज चल गई, बाय डिफॉल्ट ये चलेगा। समझ आई डिफॉल्ट का काम, भाई डिफॉल्ट का काम समझ आ गया आपको कि अगर यूजर वैल्यू नहीं देता, मुझे नहीं पास करना, तो बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉप्स पास हो तो यहाँ डिफॉल्ट प्रॉप्स हम सेट करते हैं, ठीक है। ये नैप बार के अंदर जो मैन आपके पास बड़ी हेडिंग आ रही होती है उसको भी प्रॉप्स के थ्रू पास कर रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मुझे किसी भी जगह कोई चीज सेट करनी है, मैं सेट कर देता हूँ।
नहीं नहीं, ये यूजर से ही वैल्यू क्या, देखो ये सही कह रहा है। देखो ऐसे कि अगर यूजर ने कोई चीज नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट डेटा खुद गेट करके कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले कराएगा। नहीं नहीं, हेडिंग में आता है, मैन टाइटल नहीं है, मैन टाइटल के अंदर वो हम इसके थ्रू पास करते हैं कि अगर कल को मैंने चेंज करना है तो जो यूजर से जो हमारा जिसको हमने वेबसाइट दी है वो चेंज करता है, जो चेंजिंग करता है वो यहाँ के थ्रू होती है, यहाँ हम लगा के डेटा। लेकिन अगर कभी वो नहीं करता, रिमूव कर देता, कुछ एरर हो जाता है, उसने कोई ऐसी फाइल बिल्कुल उसने कोई ऐसी फाइल अपलोड की जो सपोर्टेड नहीं है, आपको चलेगा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट पे ये चलेगा, वो फिर ये चलेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट पे सेट किया हुआ। अच्छा दूसरी चीज आप देखते हैं, ये वाली चीज समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नैव बार के अंदर नैव बार डॉट क्या था, भूल जाता हूं, नहीं 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 नहीं, वो होता है प्रॉप्स टाइप, प्रॉप्स टाइप, ये लगाओ इज इक्वल्स टू और ये आ जाओ। अब यहां टाइप आपने डिफाइन करनी, मैं बोलता रहा टाइटल, और यहां आता हूं कैसे लिखते थे, string, स्ट्रिंग, string, स्ट्रिंग, मैंने बता दिया इसको स्ट्रिंग। क्या हुआ, अरे प्रोटोटाइप लिख दिया, PROPS, प्रॉप्स टाइप। यार ये सिंटैक्स मसला है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये सिंटैक्स, ना मैंने कभी रट्टा मारे हैं, गूगल पे जाता हूँ, जब मिलता है उठाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, चला लेता हूँ। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह नेट जो है ना साथ छोड़ गए, तो अब मुझे वो चीज़ें टाइप से होता है, अब ये भी नहीं पता टाइप से कि टाइप है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा यार। ये पी और नहीं, ये वाला कौन सा वाला पी, ये नहीं भाई एरर दे रहा। अच्छा टाइटल खाली भी छोड़ा ना, इसको मैं कर देता हूं स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग, ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग उठा लेता हूं। नहीं ये एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है अभी भी। प्रॉप्स टाइप, हाँ सही है सही है, प्रॉप्स टाइप्स, ये डॉट स्ट्रिंग, हाँ सही है, वो डॉट बुलियन भी है और एस स्मॉल है स्ट्रिंग का। सिंटैक्स मसला ये है नहीं ना मेरे पास जी। यार क्या चीज गलत है, नैब बार ये भी स्मॉल चल रहा है यार, ये कैसे, अब ऐसे वो पहचानेगा कैसे। अबे एक मिनट रुको, मेरे इसमें भी नहीं चल रहा नेट। अच्छा लाइट नहीं है ना वहां, मेरे ख्याल है वहां अंधेरा हुआ है, इस वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम है। वाओ ये नहीं, नेट नहीं चल रहा मेरे पास, मैं दोबारा एक दफा चेक कर लेता हूँ। एग्जैक्ट आती है, बस सेम सिंटैक्स है, नैब बार डॉट ये लगा के यहाँ उस टाइप डिफाइन करनी होती है। मैं चेक कर लेता हूँ स्ट्रिंग गलत है या ये कैपिटल पी लिख के देख लेते हैं यार, हो सकता है ये भी एरर हो। प्रॉप टाइप्स इज नॉट डिफाइंड, और स्ट्रिंग में आता हूँ str, स्ट्रिंग का कैपिटल करता हूँ नहीं, ये मैं बता दूं। अच्छा ये देख लो बेटा, सिंटैक्स सेम ऐसे कॉपी करके मैं भेज दूंगा। ये क्या करता है, मैंने जब किसी भी प्रॉप्स की टाइप सेट कर दी, क्या कर दी, प्रॉप्स की टाइप सेट कर दी। अब यहां आने के बाद मैंने बिलफर्स्ट टाइटल की क्या वो सेट की है, स्ट्रिंग। यहां आने के बाद अगर मैं टाइटल की जगह लिखता हूं टाइटल रिक्वेस्ट टू और ऐसे कर देता हूं 10, वो एरर डिस्प्ले कराएगा, इसको शो नहीं कराएगा, और इसकी जगह क्या डिस्प्ले कराएगा, एरर डिस्प्ले कराएगा कि भाई जो आपने प्रॉप्स की टाइप दी है, डिफॉल्ट में बताया गया है कि प्रॉप्स की टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, आप डेटा ये वाला दे रहे हो तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका ये काम होता है। अब ये बहुत सारी जगह लगता है, इमेजेस के फॉर्मेट लेते हुए लगता है कि भाई कहीं कहीं होता है आप किसी वेबसाइट पे जाओ ओनली पीएनजी उठाता है। अब एक डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं किसी यूजर से जाता हूँ वो अपलोड करे डॉक्यूमेंट, पीडीएफ अपलोड करे, अब वो उठा के इमेज अपलोड कर रहा है। अब कुछ नहीं है तो अपलोड से तो कुछ भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन जब मैं उसको ये बताऊंगा कि डॉट पीडीएफ ही उठाना है तो वो जस्ट पीडीएफ उठाएगा। ठीक है, ये आगे हम जाके देखेंगे, चीजें कर लेंगे।
क्या नहीं, इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करना होता, अगर होता भी है तो वो बाय डिफॉल्ट बता रही है कल चला लूंगा, नेट चलेगा तो मैं करवा दूंगा। इसको यहाँ स्टॉप करता हूं, दिखा दो मुझे, आप दिखा दो नेट पे आ रहा है ना, हाँ ये रहा इंपोर्ट्स प्रोटोटाइप। एक मिनट मैं यहाँ आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, हाँ प्रॉप टाइप्स और प्रॉप्स भी नहीं है, प्रॉप टाइप TYPES टाइप्स, और ये है पूरे को सिलेक्ट करना है और इसको इसके अंदर रखना है। सॉरी अरे क्या है, सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ हो गया, सॉरी मैंने गलती से वो लगा दिया था प्रॉप्स टाइप, और ये है फ्रॉम प्रॉप टाइप्स, फ्रॉम इज इक्वल्स टू, और ये हम चला ही लेते हैं अभी प्रॉप TYPES टाइप। ये बात होती है जो बंदा सिर्फ छाप के कोड उठाता है और लिखता है। रट्टा मसला ये, इंटरनेट आजकल हर जगह अवेलेबल है, हमें ये छुझे इतनी चीज़ों पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको याद रखें। अब देखता हूँ प्रॉप्स टाइप है तो इसके नीचे इसने बताया होगा काउंट डॉट प्रॉप्स, टाइप्स का T बड़ा, और नीचे भी जहाँ उसने बताया वैल्यू के लिए साथ प्रॉप टाइप्स डॉट वैल्यू होगा, प्रॉप्स कैपिटल लग रहा है, देख लेते हैं अभी कोड चला के। डॉट स्ट्रिंग भी बोल रहा है कैपिटल में है, स्ट्रिंग को स्मॉल करता हूँ पहले तो मैं, और ये भी सेमी कॉलन स्ट्रिंग, और यहाँ आता हूँ इसको भी पहले कर देता हूँ हेलो, ठीक है हेलो चलना चाहिए, और प्रॉप टाइप्स इज नॉट डिफाइंड, टाइप्स प्रॉप्स लिखा हुआ है मैंने, ये भी एक एरर है कि यहाँ प्रॉप है, इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स, ठीक है, और ये वाला पी शायद स्मॉल होगा, ये बड़ा तंग कर रहा है, हाँ चल गया, ठीक है ये मेरे पास कुछ ना कुछ चल गया, हेलो आ गया, हेलो ही लिखा हुआ है मैंने वहाँ, पहले तो ये देखूं सबसे पहले जाके, हेलो लिखा हुआ है चल गया, ये रट्टा मार लेना साइंटेक्स, अब लगता है मुझे भी रट्टा मार लेना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट साथ छोड़ जाएगा। अच्छा प्रॉप टाइप्स, और मैंने स्ट्रिंग दे दिया है, यहाँ आता हूँ और इधर पास करता हूँ मैं 10, सेव करता हूँ, वहाँ जाता हूँ डिस्प्ले में, और भाई ये तो 10 भी दिखा, अच्छा है वार्निंग दे रहा होगा ना, सोर्स कोड नहीं, कंसोल पे जाता हूँ, वार्निंग फेल्ड प्रॉप टाइप, इनवैलिड प्रॉप टाइटल ऑफ टाइप नंबर सप्लाइड टू navbar एक्सेप्टेड स्ट्रिंग, ये इसने क्लियर बता दिया मुझे कि भाई ये क्या करता है, कौन सी टाइप उठाता है प्रॉप टाइप्स के अंदर। यहाँ आता हूँ, ये एरर देख रहे हो, नहीं शो करवाता है, एग्जैक्ट याद नहीं था मुझे, ये डिस्प्ले करवाएगा आपको, लेकिन हम कंडीशन लगाते हैं ना भाई, अगर ये चीज ट्रू हो तो फिर तो हम तो जाहिर सी बात है कोई कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये हो तो डिस्प्ले ना कराओ, वरना डिफॉल्ट पे वैल्यू सेट है वो दिखा देगा, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं इस पे कि भाई अगर ये चीज पास हो तो ये दिखाओ, ना हो तो ना दिखाओ, ठीक है भाई। तो एक ये आ गया मेरे पास, जैसे इसकी सेट की है ऐसे में बाकी भी जितनी चीजें उन सबको सेट कर सकता हूँ, जैसे एक ये सेट किया, दूसरा पैरा, ठीक है पैराग्राफ है तो मैं बोल देता हूँ कॉमा लगा के पैरा पर आया, पैरा उठाएगा क्या चीज, और सेम चीज को कॉपी, और मैं पैरा को बोल देता हूँ ये सिर्फ नंबर उठाएगा, डॉट नंबर्स था, अब नंबर था ये भी याद नहीं है, नंबर्स होगा या नंबर होगा, चेक कर लेते हैं, नंबर्स क्या एरर दे रहा है, प्रॉप टाइप हटा देता हूँ, टाइपो इज टाइप्स और नंबर। अब यहाँ आने के बाद बाय डिफॉल्ट पे पैरा को कुछ नहीं दिया हुआ, पैरा आता हूँ, पैरा इज इक्वल्स टू 20, पहले तो यहाँ 20 लिख देता हूँ, 20 और उसको स्ट्रिंग ही देता हूँ हेलो, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और एरर कंसोल पर मेरे पास इंस्पेक्ट पे जाके देखता हूँ, कंसोल में फिलहाल ये वार्निंग क्रिएट रूट एलिमेंट की वार्निंग दे रहे हैं, इसको हम इग्नोर मारते हैं, हम यहाँ आते हैं और मैं इसको कर देता हूँ दिस इज पैरा, ठीक है, वार्निंग प्रॉप इनवैलिड पैरा ऑफ टाइप स्ट्रिंग सप्लाई टू navbar एक्सेप्टेड नंबर,
ठीक है भाई, ये बता देगा आपको वार्निंग में कि क्या चीज है। तो हमने प्रॉप्स के अंदर प्रॉप्स को पहले देख लिया, प्रॉप्स को कैसे यूज करते हैं, प्रॉप्स को कैसे समझ लो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लाना है, मल्टीपल प्रॉप्स देखे और नैव बार देखा। फिर हमने एक नैव बार में ये चीज प्रिंट करा कर देखी है, वरना हम इसको LI के थ्रू करेंगे। कल मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको कार्ड्स बनाकर इन सारों को प्रिंट करना कि भाई क्या चीज किससे चेंज होगी बता दूंगा, आपने वो चीज करनी है। बस ये कर लेना, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तैयार कर लेना, सब जो पहले आ जाए वो एक डॉक्यूमेंट ऐसे अलग से बना लेना। मैं बता देता हूं, ये बोल देना ऐसे कंपोनेंट का फोल्डर बना के यहां बना देना आप प्रोडक्ट डिटेल .jsx। ये किया, यहां इसके अंदर कुछ इंपोर्ट RFC कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहां करना लेट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एरे। अब इस एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट बना लेना, कॉमा लगा के ये ऐसे, ठीक है। ये जेसन फाइल पूरी एक तैयार कर लेना, 8-10 आइटम के बना के छोड़ देना। हर बच्चा जो पहले आ जाए वो बैठकर टाइम जाया ना करे, ये तैयार कर ले। फिर मैं इसके थ्रू आपको चीजें इसके अंदर प्रिंट कराना बताऊंगा। फिर हमारा प्रॉप्स का टॉपिक क्लोज्ड। क्या ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा, बेटा एक कार्ड के हवाले से देख लो क्या क्या होता है। इमेज का URL होता है, हाँ इमेज का कर देना URL, और क्या है टाइटल और पैरा वगैरह, 2-4 चीजें। वो क्या चीज दिखाऊं, ये प्रोडक्ट डिटेल सिंपल है। क्लियर है, बात समझ आ गई यहां तक? हाँ क्या चीज की है, मैं समझा नहीं। हाँ ये इंपोर्ट किया है, प्रॉप टाइप को इंपोर्ट किया प्रॉप टाइप से और ये दे दिया। इन चीजों को वैसे रिएक्ट का डॉक्यूमेंट से हम फटाफट लगाते हैं क्या? नहीं, इफ एल्स यहाँ पे नहीं, हम टर्नरी चलाएंगे। वो ES6 में टर्नरी आया है, उसी को यूज करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे, मल्टीपल के लिए, हर एक स्टेटमेंट के लिए हम चलाएंगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से। हाँ भाई क्या हुआ, कोई सवाल है आपका? यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं और कल मैं आपको फाइनल कर दूंगा कि वैसे क्या आप सबका यही माइंड है संडे वाले दिन रख लें। कितने बच्चे हैं संडे वाले दिन एग्री हैं? सब एग्री हैं, ठीक है। मेजोरिटी एग्री है तो एग्री है, ठीक है। और संडे वाले दिन टाइमिंग वो ठीक है, बेस्ट है, 2:30 से 5:30, बेहतरीन हो जाएगा। नमाज पढ़ के आप आ जाए। हाँ बस 4 संडे, उसके बाद अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। 3 से 4 संडे की बात है, ठीक है भाई। हाँ 2:30 से 5 संडे वाले दिन, अब कोई मसला नहीं है भाई। 2 बजे नमाज पढ़ के यहाँ पहुंच जाएंगे, 2:30 बजे, 2:30 से 5:30 बजे फिक्स नमाज पढ़ के चले जाएंगे। आ रहा हूँ बेटा, तो मैं यहाँ तक इस काम को स्टॉप करता हूँ और वीडियो आपको